तो इसीलिए तो पहले हमने बात की कि आप उनको पार्लियामेंट में उनकी सीट्स ज्यादा करो, उनकी उनकी जो है टोटल हमारे पास कितनी सीट्स आती है टोटल, आप अंदाजा लगा लीजिए। 446 टोटल मेंबर्स हैं हमारे पास, 446 पार्लियामेंट के, 342 आपके नेशनल असेंबली के, 104 आपके सेनेट के। इनमें से माइनॉरिटीज कितनी है? पूरे में से 14। लो 14 माइनॉरिटीज हैं आपके पास 446 में से। 446 मेंबर्स की आपकी पार्लियामेंट में 14 माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, 10 सीटें आपके पास एग्जिस्ट करती हैं नेशनल असेंबली में और 4 सीटें सेनेट में एग्जिस्ट करती हैं आपके पास, 4 सीटें सेनेट में। तो आप वो तो ऑलरेडी अंडर रिप्रेजेंटेड है ऑलरेडी ये सिस्टम के अंदर। तो इसी को तो आप पहले सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे कि आपको ज्यादा सीट्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, राइट। तो इसके बाद जब आप ज्यादा सीट्स प्रोवाइड करेंगे तो फिर आप उनको ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर हिस्सा देंगे, ताकि वो गवर्नमेंट के अंदर जो काम करें, गवर्नमेंट को काम करके इंपावर्ड फील करें गवर्नमेंट के। क्लियर हो गया जी? नंबर 4 पे आ जाओ। अब हम मिनिस्ट्रीज की जो सॉरी माइनॉरिटीज की जो बात कर रहे थे, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ऑल दी होली प्लेसेस, द होली जो आपके पास स्क्रिप्ट्स, द आर्काइव्स, द लैंग्वेजेस, द कल्चर, जो आपके पास आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इट शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर माइनॉरिटीज एंड इफ समवन एब्रोगेट्स द लॉ, it should be the certainty of punishment for that individual. Certainty of punishment for the individual who abrogates the law for the minorities. उनके लिए कौन सा लॉ? यानी उनके आर्काइव्स, उनके होली जो स्क्रिप्ट, उनकी कोई लैंग्वेज, उनका कोई फॉर एग्जांपल कल्चर, अगर कोई उसको एब्रोगेट करता है, उनकी रिलीजियस प्लेसेस को एब्रोगेट करता है, तो देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट लॉ that should be implemented against the individual and there should be certainty of punishment against that individual. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, certainty of punishment. For those who violate laws related to minorities. वो कौन से लॉज हैं? यानी उनका कोई स्क्रिप्ट, उनका कोई कल्चर, उनकी कोई लैंग्वेज, उनकी कोई रिलीजियस प्लेसेस। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, ये कुछ अर्सा पहले टेक्सला के करीब एक जो है वो बुद्धिस्ट जो आपके पास वहां पर आपको पता है कि टेक्सला के करीब बहुत ज्यादा जो है वो बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो बुद्धा का आपको बहुत पुराना स्कल्पचर जो है वो मिला उस एरिया से और लोगों ने उसको तोड़ दिया, लोगों ने तोड़ दिया उसको, क्योंकि लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा कोई जनाब आपके पास। अब इतने ज्यादा आपके पास स्कल्पचर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वहां पर, वो लोग तोड़ देते हैं जाके उसको। तो देयर शुड बी सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट फॉर द इंडिविजुअल्स, सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट फॉर द इंडिविजुअल्स हु एब्रोगेट द लॉज रिलेटेड टू द माइनॉरिटीज, फॉर एग्जांपल देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज, देयर होली स्क्रिप्ट्स, देयर रिलीजियस प्लेसेस, देयर होली जो है वो इंडिविजुअल्स, इन सबको कोई एब्रोगेट करेगा, इनको को वायलेट करेगा, उसको सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पॉइंट नंबर 5, आप इसको देखिए, हॉलीडे ऑन देयर रिलीजियस एंड अदर ethnic celebrations. प्रॉपर आपके पास छुट्टी होनी चाहिए माइनॉरिटीज के लिए भी। ये बड़ा अरसा हुआ चला करता था हमारे कौम के अंदर, ये बड़ी छुट्टी प्रॉपर हुआ करती थी। बैसाखी के मेले की छुट्टी हुआ करती थी, बैसाखी के मेले की, दिवाली की छुट्टी हुआ करती थी, ईस्टर की छुट्टी हुआ करती थी, राइट। ये तो बाय डिफॉल्ट ही आपकी सर्दियों की छुट्टियों के अंदर आपके पास क्रिसमस आ जाती है, तो वहां पे वो चले जाता है, ऐड हो जाता है उसके अंदर। ये बैसाखी के मेले की, ये जनाब इसकी दिवाली की, ये होली की, ये आपके पास जो है वो ईस्टर की, इनकी सबकी बकायदा छुट्टियां हुआ करती थी, ऑफिशियल तौर पे पाकिस्तान में मनाई जाती, और वो खत्म हो गई। ये जब से ये हमारा जो आया है खास तौर पे वो ज़ियाउल हक जो ले आया सिस्टम, सारे का सारा प्रिवेल कर गया,
हमारे हमारे हमारा कल्चर ही तबाह कर दिया उस शख्स ने, इस कौम का। ऐसा पता नहीं वो कल्चर लेकर आया इसके अंदर कि हमने इंक्लूसिविटी को तो खत्म ही कर दिया ना इस सिस्टम से। इंक्लूसिव ही नहीं रहे हम इस सिस्टम के अंदर, हमें बर्दाश्त ही नहीं होता कोई और बंदा। जी अवाम नहीं मानेगी, वाई वाई अवाम क्यों नहीं मानेगी इसके ऊपर? अवाम को मनाने की जरूरत क्या होती है? अवाम को ये चीजें फॉर एग्जाम्पल सिखाई किसने? हमने खुद सिखाई हैं ये चीजें। ये हमारे पास ऑलरेडी चीजें मौजूद हैं। नहीं, दे कैन टेक ऑफ रिलीजियस अपना, वो तो इंडिविजुअल तौर पे ले सकते हैं। ऑफिशियली तो नहीं ना हमारे पास कोई ऑफ होता, ऑफिशियली हमारे पास कोई ऑफ नहीं होता। जब आपके पास कोई ऑफिशियल चीज मानी जाए, भाई मेरी बात सुने, बात यह है पाकिस्तान के अंदर ईद की छुट्टी होती है, हमारे लिए ईद की छुट्टी की जाती है। वाई जो है वो इट इज ऑफ फॉर एग्जांपल जो आपके पास जो माइनॉरिटीज है उनको बेचारों को किस चीज का नुकसान, किस वजह से नुकसान हो रहा है? जब हम अपनी छुट्टियां मनाते हैं, जब हमारी अपनी छुट्टियां होती हैं तो हमें तो बड़ी खुशी होती है उस चीज के बारे में। माइनॉरिटीज की छुट्टियां, उसके ऊपर जनाब हम परेशान हो गए, जनाब माइनॉरिटीज की छुट्टियां आ गई जनाब इसकी। आप उनको अपने पर्सपेक्टिव में लेकर आए ना, वो भी हमारे बारे में यही सोचते होंगे कि जनाब इनकी छुट्टियां हो रही, इनके जो है वो उसके लिए सेलिब्रेशंस के लिए छुट्टी हो रही, लेकिन बाकियों के लिए नहीं हो रही। वो इंडिविजुअल तौर पे छुट्टी ले सकते हैं, इंडिविजुअल तौर पे, ये पाकिस्तान के लेबर लॉज में भी लिखा हुआ, इंडिविजुअल तौर पे, सरकारी तौर पे नहीं। मैं सरकारी तौर पे बात कर रहा हूं, और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री उठाकर देखिए अपनी, और अपने किसी बड़े से पूछिए जो आपके घर के अंदर जो हयात हो, उनसे पूछिए कि बैसाखी का क्या छुट्टी नहीं होती थी? बैसाखी के मेले लगा करते थे, और बैसाखी के मेले होते थे, मेलों पे छुट्टियां हुआ करती थी। और दूसरी तरफ आपके पास ये होली, आपके पास दिवाली, आपके पास ईस्टर, या आपके पास क्रिसमस, ये तमाम की तमाम आपके पास चीजें जो हैं, वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सिस्टम के अंदर। और ये क्या एग्जिस्ट करती थी? आपके पास आपके कल्चर का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन हमारा वो जो कल्चर का हिस्सा है वो अल्टीमेटली वो खत्म कर दिया उन्होंने। वो छुट्टियां, यार ये जो आने जाने वाला काम है ना यार, इसको रोक दो क्लास के, इसको बंद कर दे यार क्लास। एक बंदा आए, एक बंदा जाए, इसको बंद कर दो, बाहर चले जाओ, अंदर आ जाओ। जो करना है ना करना यार, जल्दी काम करना यार, इसको बंद कर दे, अंदर आ जा। ये जो आपके पास सिस्टम होता था प्रॉपर, आपके पास कल्चर हुआ करते थे चीजों के, और ये कल्चर का हिस्सा हुआ करता था कि जिसके अंदर आपके पास इंक्लूसिविटी हुआ करती थी। और ये को मैं नई बात नहीं कर रहा, ये को मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, ये हमारी जनरेशन को नहीं पता कि ये चीजें एग्जिस्ट करती थी। आप कभी अपने बड़ों से पूछिए कि क्या ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती थी? तब भी तो एक्सेप्टेंस होती थी। ये एक्सेप्टेंस कैसे खत्म हुई है हमारे मुआशरे से? इसी पे तो बात कर रहे हैं हम। ये हमने और आपने तो खत्म की है एक्सेप्टेंस। ये को मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। ये देखिए, ये हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट किया करती थी। ये आपके पास बैसाखी के मेले भी हुआ करते थे, आपके पास छुट्टियां होती थी, आपके पास त्योहार दिवाली के मनाए जाते थे, होली के दिवाली होता था, ईस्टर की छुट्टी होती थी, आपके पास ये क्रिसमस की ये लैदा होती थी छुट्टियां आपके पास सेपरेट सारी की सारी। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया। तो हमने अब करना क्या है कि हमारे पास ऑफिशियल हॉलीडेज होनी चाहिए बाकायदा तौर पे, इनके माइनॉरिटीज के लिए भी एट द एंड ऑफ द डे। अब इंडिया में देख लीजिए, इंडिया में क्या ईद की छुट्टी नहीं देते? वो देते हैं ईद की छुट्टी। क्या दिवाली की छुट्टी नहीं होती? होती है। वो दिवाली की छुट्टी भी देते हैं, ईद की छुट्टी भी देते हैं, राइट? ईद की छुट्टी होती है उनके बाकायदा तौर पे, ऑफिशियल हॉलीडेज के अंदर आता है उनके पास। मुहर्रम का ऑफ होता है उनके मुल्क के अंदर। वो इंक्लूसिव सोसाइटी है, हमारी तरह एक्सक्लूसिव नहीं है। और हम समझते हैं कि हम रिलीजियसली टॉलरेंट नेशन है। वी आर नॉट अ रिलीजियस टॉलरेंट नेशन, वी आर इनटॉलरेंट नेशन बेसिकली। रिलीजियस मामलों के अंदर टॉलरेंस, इसीलिए पहली जो पॉइंट हमने लिखा था, पहला पॉइंट, वो हमने क्या किया? पॉइंट लिखना था कि आपको एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी है सिस्टम के अंदर कि दे डू एग्जिस्ट। एक्सेप्टेंस क्रिएट करेंगे, फिर चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज हो जाएगी। ठीक है जी। वाली लोकल हॉलीडेज जी सर, आई गेस इट्स टफर फॉर इंडिविजुअल्स हु हैड एक्सपीरियंस इन इंक्लूसिव पाकिस्तान एंड सिंस दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू। वही बात कर रहा हूं ना, हमारे पास बड़ा टफ हो गया सिचुएशन। आप ये पुराने देखिए, हमारे पास तो अब अल्लाह माफ करे शिया सुन्नी के मसले इतने ज्यादा पैदा हो गए। ये पहले ये ओपनली जाया करते थे, मजालिस हुआ करती थी, अहले तशय्युअ जो है वो अहले सुन्नत के महफिलों में आते थे, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ की महफिलों में जाया करते थे, ओपनली होती थी मजालिस, सारे लोग शिरकत करते थे। अब ये डिफरेंस आ गया, डिफरेंस फैला दिया गया कि वो जी उधर नहीं जाना, वो जी फला नहीं करना, वो ये नहीं करना, बैसाखी के मेले। और ये जो मुझे खुद याद है कि शायद मैंने 2-3 दफा बैसाखी का मेला खुद अटेंड की, राइट? ये कुछ ज्यादा दौर, ये 1990s में भी चला करता था।
1990s में, ये उसके बाद क्या आहिस्ता आहिस्ता जो है ये खत्म हुई है चीजें आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के अंदर से, पता नहीं कहां से कहां निकल गया ये मुल्क हमारा जो। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और जिसको राइट पे हमने बात करनी थी कि हॉलीडेज जिसमें बात करनी है रिलीजियस और उस तरह के उन पॉइंट्स के ऊपर जो सारे के सारे। ठीक है जी, जी जब कह रहे सर टाउन्स के नाम चेंज कर दिए हैं, संगनगर को इस्लामपुरा कर दिया। हाँ टाउन्स के नाम भी चेंज कर दिए। अब देखो ना, अब अल्टीमेटली मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, हमारी डुअल पॉलिसीज हमारे मुल्क की किस तरह की। हमने डुअल पॉलिसीज में क्या किया जनाब, वो टाउन्स के नाम चेंज कर दें, रोड्स के नाम चेंज कर दें, भगत सिंह चौक को नाम कुछ और नाम दे दें जनाब, वो उसको जनाब आप कृष्ण नगर को नाम दे दिया जनाब, आपने इस्लामपुरा का नाम दे दिया। ठीक है जी, और वो जो लक्ष्मी चौक था, लक्ष्मी चौक और मौलाना जफर अली खान चौक कर दिया उसका नाम। अब सारी दुनिया को लक्ष्मी चौक लाहौर में पता, वो जनाब उसका नाम चेंज हो गया, मौलाना जफर अली खान जो चौक हो गया। अब आप एक अंदाजा लगाएं सारे के सारे सिनेरियो के अंदर हमारी डुअल पॉलिसीज की जो मैं बात करने लगा हूं, वो डुअल पॉलिसीज हमारी ये हैं। लाहौर, आपको पता है लाहौर है, लाहौर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, व्हाई इट इज द नेम ऑफ लाहौर। जो हिंदू गॉड है ना राम हिंदू गॉड राम, उसके दो बेटे थे, लहू और कस्सू। लहू और कस्सू, वो जो लहू था उसके नाम पे लाहौर है और कस्सू के नाम पे कसूर है। तो भाई अगर आपने नाम चेंज किया तो लाहौर का नाम चेंज हो रहा सबसे पहले, जो हिंदू गॉड के बेटे के नाम के ऊपर रखा हुआ है। नहीं जी वो नहीं चेंज करना हमने, बाकी रोड्स के नाम। डुअल पॉलिसीज तो हमारी अपनी जाती डुअल पॉलिसीज, उसके नाम पे रखा हुआ उसका नाम चेंज करो सबसे पहले, लाहौर का नाम। नहीं जी वो नहीं, ऐसे नहीं, वो जी वैसे, वो जी फलां। आप डुअल पॉलिसीज की बात करें जनाब, हिपोक्रेसी तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कूट कूट के भरी हुई है। छोड़ दें उसको बातों को, खैर क्या बात करेंगे, आगे चलें जी। अगले पॉइंट पे सजेशंस के ऊपर, जो नेक्स्ट सजेशंस की तरफ हम आ रहे हैं। माइनॉरिटीज के लिए जो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड नो, जितने मर्जी राइट्स हम माइनॉरिटीज के लिए इस पे बात करते रहे कि जी माइनॉरिटीज को ये राइट्स देने हैं, माइनॉरिटीज के लिए ये राइट्स होने चाहिए, ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, जब तक आप माइनॉरिटीज को अवेयर नहीं करेंगे कि उनके क्या राइट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिलेंगे। You need to create awareness in minorities as well, as these certain rights that they do exist for you in our country. भाई जब आपको आपके राइट्स के बारे में ही नहीं पता, तो आप कैसे अपने राइट्स को क्लेम कर सकते हो? You can't claim your rights, you cannot have your rights when you don't know that you have certain rights. आपके certain rights exist कर रहे हैं और आपको उसके बारे में पता ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोगों को उनके राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, जिसकी भी एग्जांपल आपसे मैंने पूछी थी। कोई बंदा आपके खिलाफ फेक एफआईआर दर्ज करवा देता है, मुझे बताएं क्या रेमेडी है, व्हाट इज द रेमेडी दैट इज अवेलेबल। शायद आप में से 40% लोगों को पता हो, बाकी 60 को पता ही नहीं होगा कि क्या रेमेडी अवेलेबल है। कि अगर फॉर एग्जांपल आपके खिलाफ कोई फेक एफआईआर दर्ज करवा देता है तो लॉ आपके बारे में क्या रेमेडी कहते हैं, क्या रेमेडी होनी चाहिए। 40% लोगों को पता होगा, 60% लोगों को नहीं पता होगा, 40% भी मैं एग्जैजरेट करके बता रहा हूं कि शायद 40% को पता हो। जब आपको राइट्स के बारे में, अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, अपने राइट्स के बारे में आपको नहीं पता, तो फिर हम एक जो इंस्पेक्टर लेवल से, या आपकी एक और राइट आपको बता देता हूं, इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का ऑफिसर, इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का ऑफिसर आपसे गाड़ी के कागजात और आपका लाइसेंस नहीं मांग सकता। आपसे गाड़ी के कागजात और लाइसेंस मांगने का हक सिर्फ इंस्पेक्टर लेवल ऑफिसर को है, या उससे ज्यादा के ऑफिसर को। आपका राइट है कि आपसे नहीं मांग सकते वो आपका जो है वो गाड़ी के कागजात और आपका जो है वो लाइसेंस। इंस्पेक्टर लेवल कम से कम, या उससे ऊपर के जो आपके पास ऑफिसर्स हैं, वो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो ये इसको क्लेम कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन बहुत से राइट्स ऐसे, मैं ये बात कर रहा हूं कि हमारे सिस्टम के अंदर माइनॉरिटीज को तो दूर की बात कर लें, हमारे अपने राइट्स हमें नहीं पता बहुत सी चीजों के बारे में, तो माइनॉरिटीज को आप अंदाजा लगा लीजिए कैसे राइट्स के बारे में पता होगा। तो पॉइंट नंबर 6 को अंडरस्टैंड जो है वो कर देते हैं, ये लिख देते हैं कि जी क्रिएट अवेयरनेस फॉर द राइट्स विद इन माइनॉरिटीज। उनके राइट्स, उनको उनके बारे में बताना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको उनके बारे में क्रिएट करना कि भाई ये सारे के सारे
at the end of the day. ये but no inspector even ever stands at the check post anywhere in the country. गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं भाई, अगर आप इधर उधर देखें ना नाके के अंदर, वो गाड़ी के ऊपर बैठे होते हैं, आप उनके पास जाएं, उनसे आप बात कर सकते हैं जाके, राइट है आपको। इंस्पेक्टर लेवल से नीचे का बंदा आपसे आपका लाइसेंस नहीं मांग सकता, वो बेशक वो पुलिस ट्रैफिक पुलिस वाला हो या कोई दूसरा पुलिस वाला हो, इंस्पेक्टर से नीचे वाला रैंक नहीं मांग सकता। आप जहां मर्जी पढ़ लीजिए इसको, अगर आप छोड़ दें, आप ट्रैफिक रूल्स को पढ़ लीजिए, पाकिस्तान के ट्रैफिक रूल्स जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं उनमें से पढ़ लीजिए, उनमें खुद लिखा हुआ, उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि जनाब ये नहीं, ये आपका राइट है कि ये अब वो नहीं मांग सकता है। खुद पढ़िए उनको कि पाकिस्तान के ट्रैफिक रूल्स कौन से हैं, हमारा राइट कौन सा है, व्हाट आर आवर राइट्स एज फार एज ट्रैफिक इज कंसर्न्ड इन पाकिस्तान, उनको आप देखिएगा। ये हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस थे जिनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है हमारे पास। ये जो हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, जिनको हमने फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल राइट्स की बात करनी है, आपने गौर करना है कि जब आप पॉलिटिकल राइट्स की बात करोगे आपको ना ज्यादा फोकस पॉलिटिकल राइट्स पर करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स जब आपके सिक्योर होते हैं ना, आपके सिस्टम में पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर होते हैं, तब आपको दूसरे राइट्स मिलते हैं। आपको बाकी राइट्स सिर्फ तब मिलते हैं जब आपके अपने पॉलिटिकल राइट्स सिक्योर होते हैं, और पॉलिटिकल राइट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और पॉलिटिकल राइट्स की वजह से ही तो मेरा ख्याल है फ्रीडम मूवमेंट हमारी जो है वो स्टार्ट होती है। पॉलिटिकल राइट्स की बेसिस पे तो सब कुछ स्टार्ट होता है। जब हम खुद माइनॉरिटी एग्जिस्ट किया करते थे तब हम अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करते, तो अब हम जब खुद मेजॉरिटी में हैं और बाकी माइनॉरिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आई होप कि हमें भी उसी तरह काम करना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो करते काम हमारे लिए जब हम माइनॉरिटी एग्जिस्ट किया करते थे। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास चीजें जो है एग्जिस्ट करती हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है जी सर, क्या जी गाड़ी ही बंद करवाएंगे क्या जी सर? पहले 50 जान छुट जाती थी, 50-100 दे के जान छुट जाती थी, तो तू 50-100 दे के जान छुड़ा अभी, ठीक, अभी भी जान छुड़ा ली 50-100 दे के। अहमद छोड़ दे उसको, गाड़ी बंद करवाएंगे तो ठीक है, तू 50-100 दे के, तुम्हारी जान छुटती है तो 50-100 दे के जान छुड़ा अपनी, छोड़ दे तू वहां पे वो चीजों को अंडरस्टैंड किए। क्लियर है जी? सो ये हमारे पास कुछ चीजें राइट्स जो हमने बात करनी थी माइनॉरिटीज के लिए, जो है वो अल्टीमेटली जो हमारे पास कुछ चीजें एग्जिस्ट करती थी माइनॉरिटीज के राइट्स, उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास पॉइंट था जिसको हमने अंडरस्टैंड करना था। अब हम फोकस कर रहे हैं अपने पॉइंट के ऊपर, जो हमारे पास पॉइंट है अल्टीमेटली एग्जिस्ट करता। हमने फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर बात करनी है थोड़ी सी, और फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर भी हमने एक जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास आता है। क्या जी? फेक एफआईआर वाला राइट बता दें, पढ़ना शाबाश, गूगल करो शाबाश कि व्हाट इज आवर राइट इन केस ऑफ अ फेक एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट अस। काम खुद भी करते हैं कोई बैठ के, अपने राइट्स को, अपने राइट्स नहीं ढूंढते यार तुम लोग खुद बैठ के, गूगल करो ना जरा, व्हाट आर माय राइट्स इन पाकिस्तान, राइट? तो आपको पता चलेगा क्या पास राइट्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। जरा पढ़ो अपने अपने राइट्स, निकालो ना जरा लॉ की किताबें, पता चले तुम लोगों को राइट्स कौन कौन से हमारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी? क्या जी क्वेश्चन सर, व्हिच क्वेश्चंस फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड टू कम नेक्स्ट ईयर और कैन पोटेंशियली कम? जो फ्रीडम मूवमेंट है ना, फ्रीडम मूवमेंट को जरा अंडरस्टैंड, मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें बता दूं, वो इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान अफेयर्स को अगर आप इसका सिलेबस देखें तो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस जो है वो 2016 के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया। जो मेजॉरिटी आपके पास क्वेश्चंस हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, अब वो पोस्ट 1947 आ रहे हैं, पोस्ट 1947। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्री 1947 जो लॉज, जो आपके पास हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, जो आपके पास स्टडीज एग्जिस्ट करती हैं, उसमें से सवाल नहीं आएगा। अगर आप पास पेपर्स निकाल कर देखिए 2016 के बाद के, तो 2 सवाल ऐसे हैं, 1 से 2 सवाल ऐसे हैं जो प्री पार्टीशन आते हैं। मेजॉरिटी सवाल आपके जो आते हैं वो पोस्ट पार्टीशन आते हैं, लेकिन प्री पार्टीशन में भी सवाल जो है ना वो आने बड़े जरूरी हैं। और खास तौर पे जो प्री पार्टीशन है वो 1900s के बाद की, जब से फिर आपके पास जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल और आपके पास ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्रिएट होती है, शिमला डेपुटेशन, और आपके पास मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के बाद अनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद द पार्टीशन ऑफ बंगाल वंस अगेन इन 1912, लखनऊ पैक्ट, आपके पास खिलाफत मूवमेंट, आपके पास कम्युनल वायलेंस, आपके पास दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, आपके पास नेहरू रिपोर्ट 28 की, जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स, आपके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इलाहाबाद एड्रेस, फिर आपके पास जो कम्युनल अवार्ड्स 1931-32 के जो पूना एक्ट हुआ था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी साहब के दरमियान, 1935 कॉल इंडिया एक्ट, मिनिस्ट्रीज आती हैं 37-39 की, उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन जिसको फिर
हिंदू प्रेस और कांग्रेस प्रेस ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दे दिया, क्रिप्स मिशन 42 का, उसके बाद गांधी जिना टॉक्स 44 की, उसके बाद आपके पास जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान, आपके पास दोबारा इलेक्शन जो हुए थे 46 के, इंटरम गवर्नमेंट, 3 जून प्लान, और आपके पास रेड क्लिफ अवार्ड्स। ये आपके पास स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1900s। ये मेजर आपके पास टॉपिक्स हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है कि इनका लिंक आपस में क्या बनता है, एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप एक दूसरा इवेंट को समझेंगे नहीं कि व्हाट लेड टू दिस इवेंट। तो हम ना आइसोलेशन में हिस्ट्री को पढ़ते हैं, लिंक बना के पढ़ने की कोशिश है करनी चाहिए। 1 मिनट अजान हो जाए फिर इसको शुरू करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। तो बात कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ फ्रीडम मूवमेंट को जरा थोड़ा सा हमने अंडरस्टैंड करना था कि थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और एक क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट से, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और क्वेश्चन को जरा समझते हैं कि हमारे पास वो क्वेश्चन क्या आया था और उसको जरा किस तरह हमने सॉल्व करना होता है पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर, और ये सारी की सारी चीजें जो हैं किस तरह जो है वो एग्जिस्ट जो है वो करती हैं पाकिस्तान। लिंक हमने जो बनाना है वो लिंक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है अंडरस्टैंड करने वाला होता है। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन के ऊपर आपको लेकर आऊंगा। आपने क्योंकि वैसे तो ऑब्वियसली जो आपका पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है वो 1564 से भी शुरू हो जाता है, उससे पहले 712 से शुरू हो जाता है कि आपके पास जो है वो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो आपके पास मोहम्मद बिन कासिम थे, उसके बाद फिर आपके पास ये डायनेस्टी शुरू हो गई, उसके बाद आपके पास रिफॉर्मर्स आ गए, रिफॉर्मर्स में शेख अहमद सरहिंदी हो गए, शाह वलीउल्लाह हो गए हैं, और उसके बाद अहमद शहीद बरेलवी हो गए, आपके पास जो है वो तीतू मीर हो गए, आपके पास जो है वो फिर सर सैयद आ गए, सर सैयद के बाद फिर आपके पास जो है वो दारुल उलूम देवबंद, नज़रतुल उलमा, ये तमाम के तमाम चीजें एग्जिस्ट करती। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम जरा थोड़ा कम है, हमने जरा इन चीजों को अंडरस्टैंड करना डिटेल में नहीं करना, लेकिन मैं थोड़ा एक बैकग्राउंड आपको समझा दूं। आपने अगर वाकई फ्रीडम मूवमेंट को समझना है ना, तो फ्रीडम मूवमेंट समझने के लिए आपको दो चीजें समझना बड़ी जरूरी है। फ्रीडम मूवमेंट को समझने के लिए एक आपको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समझना है कि ब्रिटिश जो है हाउ दे यूज्ड टू रूल इंडिया, वो किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन किया करते थे, और दूसरी तरफ फिर आपने डेमोग्राफी ऑफ जो इंडिया है उसको समझना है कि डेमोग्राफी ऑफ इंडिया क्या थी,
इंडिया किस तरह जो है डिवाइड हुआ हुआ था, क्या चीजें जो है इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती। मैं 1900 की बात कर रहा हूं, 1900 की, क्योंकि इसके पहले अगर हम जाएंगे बहुत डिटेल हो जाएगा, मैं मेजर आपको पॉइंट्स समझाता जाता हूं। 1900 की अगर आप बात करें तो इसमें मैं आपको एक चीज समझा दूं कि इससे पहले इंडिया में डेमोक्रेसी आ चुकी हुई है। डेमोक्रेसी आई थी इंडिया में 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में। 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट में यह फैसला हुआ था कि 4 से 6 सीटें जो हैं वो इंडियंस को दी जाएंगी और उन 4 से 6 सीटों के ऊपर इलेक्शंस होंगे। तो क्या इलेक्शन पूरे इंडिया में होंगे 4 से 6 सीटों के ऊपर? नहीं, 4 से 6 सीटों पर इंडिया में इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने जो है वो डिवाइड कर दी थी ये 6 सीटें डिफरेंट प्रोविंसेस को। इंडिया में 1900s में 6 सूबे एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो 6 सूबे हैं यूपी, सीपी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और पंजाब। 6 सूबे एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर 1900 के अंदर। मैं अब आपको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और डेमोग्राफी थोड़ी सी समझाने लगा हूं, फिर आपको पूरा लॉजिक समझ आएगा फ्रीडम मूवमेंट का। इंडिया के अंदर 6 सूबे एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका नाम है यूपी, सीपी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, पंजाब। यूपी जिसको हम आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश ऊपर वाली साइड पे है, नॉर्थ वाली साइड पे ये ऊपर आता है। पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा हुआ करता था। यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा, ये इसका पूरा नाम होता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। आज भी अवध का इलाका और आगरा का इलाका यूपी के अंदर एग्जिस्ट करता है हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसको आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, पहले इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अवध एंड आगरा। तो ये यूपी और ये 6 सूबे एग्जिस्ट करते थे इंडिया के अंदर, और मुसलमानों की तादाद इन 6 सूबों के अंदर 24 to 25% एग्जिस्ट करती थी। दूसरी तरफ आपको समझना है, क्योंकि ये चीज समझ आएगी तो फिर आपको पूरी फ्रीडम मूवमेंट आगे समझ आएगी। दूसरी तरफ अगर आपने समझना है तो आपको समझ आनी चाहिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का क्या हिसाब किताब था? ब्रिटिश जो है ना वो रूल करते थे इंडिया को, किस तरह रूल करते थे? एक होता था जी गवर्नर जनरल। अच्छा, गवर्नर जनरल कुछ जगह पे वॉइसराय भी लिखा जाता है, कुछ जगह पे गवर्नर जनरल भी लिखा जाता है। ये दोनों एक ही बंदा है, एक ही बंदे का नाम है वॉइसराय और गवर्नर जनरल। जब इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर होता था, जब ब्रिटिश रूल नहीं आया था 1857 से पहले, इसको गवर्नर जनरल कहा जाता था। और 1857 के बाद क्योंकि इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया, ब्रिटिश रूल करना शुरू कर दिया उन्होंने, ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया, पावर्स पार्लियामेंट ऑफ यूके से बन के आती थी, इसलिए उसका नाम वॉइस रॉय, वॉइस रॉय, रॉयल से वॉइस रॉय, वहां का वॉइस मतलब उसका नाइब। तो आपने गवर्नर जनरल कह लें, वॉइस रॉय कह लें, एक ही बात है, लेकिन आसान ज्यादा गवर्नर जनरल है, क्योंकि गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडिया को गवर्नर जनरल भी कहते थे, वॉइस रॉय भी कहते थे, एक ही बात है। गवर्नर जनरल के ना नीचे दो जो आपके पास ना कमेटीज होती थी। एक कमेटी का नाम होता था आपके पास लेजिस्लेटिव कमेटी, लेजिस्लेटिव कमेटी, और एक गवर्नर जनरल की अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी। गवर्नर जनरल की अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी और साथ उसके लेजिस्लेटिव कमेटी होती थी। अब जो एग्जीक्यूटिव, हर दफा जब भी आप इसको पढ़ेंगे, फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको नजर आएगा कि 1857 के बाद से हमेशा इनमें कोई ना कोई चेंज आता रहता था। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जनाब 4 मेंबर होते थे, वो बढ़ाकर 5 कर दिए गए। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो हैं उन्होंने लेजिस्लेटिव कमेटी, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो हैं पहले 6 होते थे, फिर उसको बढ़ाकर 10 कर दिया गया। 10 के बाद उन्होंने जो है वो 61 के इंडियन काउंसिल एक्ट में उसको 10 कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंदर वो ले आए, डेमोक्रेसी ले आए कि जिसमें इलेक्शन होगा। तो इसी तरह अगर आप 1857 के बाद की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी और अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या होती थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वो लोग होते थे जो ब्रिटिशर्स होते थे, टोटली ब्रिटिशर्स होते थे, इनमें कोई इंडियन नहीं होता था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऑल ब्रिटिश। ये मैं 1900s की बात कर रहा हूं, टिल 1900s। इसके बाद चेंज हुआ है, ऑल ब्रिटिश हुआ करते थे एग्जीक्यूटिव के अंदर, सारा ही गोरा होता था एग्जीक्यूटिव के अंदर। यानी इसके अंदर टोटल 5 मेंबर हुआ करते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। एक आपका गवर्नर जनरल खुद होता था, एक जो आपके पास होता था जिसको आप कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कहते हो, तो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी हुआ करता था, बाकी लोग भी होते थे। अब जो लॉर्ड माउंटबेटन, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय ऑफ इंडिया, was posted as commander in chief of the Indian Army in 1942-43। वो पहले आपने भेजा था
कमांडर इन चीफ बनाकर लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लॉर्ड वेवल जो गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन से पहला गवर्नर जनरल आए थे, वो लॉर्ड वेवल जो आए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन से पहले, वो इससे भी पहले जो है वो कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी आए थे। और कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनने से पहले वो कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी होते थे अफ्रीका के अंदर। तो वहां पर उनकी नजर जो है वो एक चली गई थी, आंख उनकी जाया हो गई थी, जिसकी वजह से उनको फिर उन्होंने कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी बनाकर जो है इंडिया के अंदर भेज दिया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 42 में। और उसके बाद फिर उन्होंने बाद में गवर्नर जनरल उनको बनाया था। और इसी तरह जब उनको गवर्नर जनरल बनाया तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन को कमांडर इन चीफ बनाकर भेजा, और फिर जब वो वहां से उतरे और फिर कमांडर इन चीफ खत्म हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये लिंक जो है आपको समझ आना चाहिए कि उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर आपके पास सारे ब्रिटिशर्स होते थे, तमाम के तमाम ब्रिटिश। ये जो होती थी ना लेजिस्लेटिव कमेटी, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, इसके अंदर जो है शुरू में ऑल ब्रिटिश होते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐड किए, इनको ब्रिटिश ऑफिशियल्स कहा जाता था। ये तो ब्रिटिश होते थे प्रॉपर, ये होते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स। ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो होते थे ना शुरू में, ब्रिटिश ऑफिशियल्स में कभी कभार ब्रिटिश भी आ जाते थे और कभी कभार इंडियंस भी होते थे, लेकिन अपॉइंटेड होते थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो ये सर सईद अहमद खान है वो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे, इलेक्शन के जरिए नहीं, अपॉइंटेड बने थे। इनको ब्रिटिश ने बनाया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको पूरा नाम होता था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक हो गया, पूरा नाम उसका ये होता था। तो इसके अंदर अपॉइंटेड लोग हुआ करते थे, और अपॉइंट कौन करता था इनको? ब्रिटिश अपॉइंट करते थे। वो ब्रिटिशर्स भी हो सकते थे और इंडियंस भी हो सकते थे, लेकिन अपॉइंटेड बाय दी ब्रिटिश हुआ करते थे सारे के सारे। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी इंग्लैंड उसकी इंडिया की। इस गवर्नर जनरल के ऊपर आपके पास होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स, ये भाईजान ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठा करता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये सेक्रेटरी वो हमारे सेक्रेटरी ना समझ लीजिए, यूके के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, और यूएस के अंदर भी मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एक मिनिस्टर हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स, वो मिनिस्टर होता था। गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, नया मिनिस्टर आ जाएगा, लेकिन एक मिनिस्टर बैठा होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स का। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स की अपने 15 मेंबर्स हुआ करते थे अपनी कैबिनेट में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठता था, उसके अपने 15 एडवाइजर्स हुआ करते थे, उसकी अपनी कैबिनेट होती थी, 15 मेंबर्स होते थे उसके अंदर। जो है वो डॉक्टर ताराचंद, बड़े मशहूर एक हिस्टोरियन है डॉक्टर ताराचंद, उन्होंने लिखा है कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स की जो कैबिनेट होती थी ना, इसके जो एडवाइजर्स होते थे 15 से कभी भी काम नहीं हुए, 15 से ज्यादा होते थे। अब इसकी कैबिनेट में कौन होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स की वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो कभी इंडिया के अंदर सर्व करके गए हैं। यानी जो ब्रिटिशर्स इंडिया में सर्व करते थे किसी भी कैपेसिटी में, उनको किसी कंपनी का सीईओ लगा दिया, किसी जनाब बैतुल माल का किसी जगह मेंबर बना दिया, कुछ भी, वो इंडिया में सर्व करके गए हुए हैं, उनको इंडिया की डेमोग्राफी का पता है। वो जब वापस जाते थे आपके पास ब्रिटेन वापस जाते थे, तो उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स की कैबिनेट में शामिल कर दिया जाता था। कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्योंकि खुद ब्रिटेन में बैठता था, तो वो उनसे पूछता था कि हाँ भाई बताओ इंडिया कैसे वर्क करता है। वो कहते थे कि सर ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है। उसकी बेसिस के ऊपर फिर वो लॉ बनाया। और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स के ऊपर होता था ब्रिटिश क्राउन, यानी किंग कह लें, जो भी होता, इसके ऊपर बैठता था ब्रिटिश क्राउन, किंग, या पहले आपके पास क्वीन हुआ करती थी विक्टोरिया, उसके बाद किंग आ गया, किंग एडवर्ड आ गया, किंग जॉर्ज आ गया, ये सारे के सारे आपके पास जो है एग्जिस्ट करते थे। एडवर्ड 8 की डेथ हुई, फिर जॉर्ज 5 आ गया किंग। तो ये हमारे पास गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल के नीचे दो आपके पास कमेटीज होती थी, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें मेजॉरिटी लोग होते ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, लेकिन 1900 से पहले वो ज्यादातर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश होते थे। वो इंडियंस भी हो सकते थे, ब्रिटिश भी हो सकते थे। और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी जिसमें तमाम के तमाम ब्रिटिशर्स होते थे, ऑल ब्रिटिश होते थे। ये पूरी की पूरी सिस्टम हुआ करता था ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसके अंदर ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती थी, ये उन लॉज को इंप्लीमेंट करती थी जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया करते। लेकिन मजे की बात यह है कि 1900 से पहले जब लॉ बनाने की बारी आती थी, तो फिर इनका मुश्तरका इजलास होता था, इनका इकट्ठा इजलास होता, जिसको पार्लियामेंट की ज्वाइंट मीटिंग कह लें आप। तो वहां पर बैठकर फिर जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग होते थे, वो ओवर पावर कर जाते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, क्योंकि वही वो ब्रिटिशर्स हैं, वो कहते थे हमने रूल बनाना है। तो वो रूल बनाते थे, और वो यहां से रूल अप्रूव होकर फिर जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स के पास। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स उसको फाइनल करके, उसमें चेंज चूंज करके, आगे पीछे करके,
फिर उसको ब्रिटिश क्राउन के पास भेजता था, ब्रिटिश क्राउन पे साइन करता था, फिर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स के जरिए गवर्नर जनरल के पास आता था, गवर्नर जनरल उसको इंप्लीमेंट कर देता था इंडिया के। ये आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ करता था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, कि जिसके अंदर आपके पास इंडियंस के पास पावर बहुत कम थी, तमाम की तमाम पावर्स आपके पास ब्रिटिशर्स के पास आया करती थी। जब तक आपको यह समझ नहीं आएगी तब तक आपको लॉजिक आगे समझ नहीं आएगी कि हमारी फ्रीडम मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुई। अब जब इतना कुछ ब्रिटिशर्स के पास होता था, तमाम के तमाम पॉलिटिकल पावर्स ब्रिटिशर्स के पास हुआ करती थी, इसीलिए मुसलमानों ने सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की थी, और इसीलिए मुसलमानों ने अपने लिए जो पॉलिटिकल राइट्स की बात की थी कि हमारे पास तो पॉलिटिकल राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, राइट। तो ये लॉजिक क्रिएट होने आपके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती थी और आपके पास वो क्या होती थी, डेमोग्राफी क्या होती थी, क्योंकि मैं इससे आपको आगे लेकर चलूंगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन जी? क्लियर है? क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? गुड। अब चलते हैं आगे। अब यहां से जनाब शुरू हो रही है हमारी फ्रीडम मूवमेंट 1900 के बाद से, जिसको हमने अब अंडरस्टैंड करना। 1900 को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा। 1892 में आपको मैंने बताया कि इंडिया के अंदर आई डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में हुआ ये, अब एक चीज आपने ज़हन में रखनी है, ब्रिटिशर्स जो है ना, जो भी काम करते थे इंडिया के अंदर, वो एकदम नहीं करते थे, एकदम नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स जो होते थे वो एकदम नहीं करते थे, बल्कि वो करते थे स्टेप बाय स्टेप चीजों। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि जी 1892 के अंदर इंडिया के अंदर क्या आया, डेमोक्रेसी आई, लेकिन वो डेमोक्रेसी लाने से पहले ब्रिटिशर्स ने 1880 में एक एल्बर्ट जो है वो लॉ आया था, एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल आया इंडिया में, जिसने कहा कि जनाब डेमोक्रेसी आएगी और इंडिया में इलेक्शंस होंगे। इंडियंस को तो कभी इलेक्शंस के बारे में पता ही नहीं था, हम तो सारी जिंदगी भाई महाराजों राजों के अंडर रहे हैं, हमें तो भाईजान बादशाहों के रूल के अंदर हमें क्या पता इलेक्शन क्या होता है, वोट डालना पड़ी, वोट क्या होता है। तो 1880 के अंदर एल्बर्ट बिल आया, तो जिसको बड़ा ओपनली क्रिटिसाइज किया जनाब सर सैयद अहमद खान ने, तो प्रॉपर लेटर लिखे इसके ऊपर कि जनाब ये क्या बात हुई, आप ये लेकर आ रहे हैं जनाब, ये डेमोक्रेसी होगी और ये होगा वो होगा फलां। खैर वो एक लंबी स्टोरी। तो उसके बाद उन्होंने 1892 के अंदर वो ले आए इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी वो एकदम कुछ चीज चेंज नहीं करते थे, वो कोई ना कोई पहले ना देखते थे, रिएक्शन देखते थे इंडियंस का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो काम था, ये कायदे आजम ने सीखा। कायदे आजम वॉज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द लिबरल पॉलिसीज ऑफ गोखले। गोखले एक लीडर हुआ करता था कांग्रेस का, जिसको कायदे आजम का पॉलिटिकल और कायदे आजम का जो है आपके पास ये जो है पॉलिटिकल फादर भी कहा जाता है, पॉलिटिकल टीचर भी कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का गोखले। तो गोखले जो है वो लिबरल पॉलिसीज को समझता था, वो इंक्लूसिव पॉलिसीज पे बात करता था, वो एक्सक्लूसिव नहीं होता था कि नाम छोड़ दो और निकल जाओ। ये कांग्रेस की पॉलिसीज होती थी, क्विट इंडिया मूवमेंट कर दो, सिविल डिसोबीडियंस कर दो, भूख हड़ताल कर दो, नहीं। कायदे आजम थे राइट्स वाले, कि राइट्स लेने चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो स्टेप बाय स्टेप काम करता था, इसलिए कायदे आजम हर काम एकदम नहीं करते थे, वो स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जिसमें ब्रिटिश करता था, इसलिए उनको समझ थी पूरे के पूरे सिस्टम की कि इंडिया के अंदर चीजें कैसे ली जाती। जनाब 1901 में डिवाइड हुआ इंडिया में बने दो नए सूबे, उन दो सूबों का नाम था NWFP और साथ था आसाम। NWFP और आसाम दो सूबे बने जनाब इंडिया में 1901 में, यानी 6 सूबे पहले, 2 सूबे और क्रिएट हो गए, 8 सूबे बन गए जनाब टोटल आपके पास किधर, इंडिया में। अब NWFP के अंदर भी मुस्लिम मेजॉरिटी एकदम ज्यादा हो गई, नया सूबा बना। लेकिन ये जो 2 सूबे हैं ना, 1937 तक इनमें इलेक्शन नहीं हुआ इनके अंदर, सीट्स नहीं थी इनके पास, सीट्स आई इनके पास 1937 में। 1901 से लेकर 1937 तक इनको बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए गए सिर्फ और सिर्फ NWFP और आसाम को। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इंडिया डिवाइड हुआ, किसी ने शोर नहीं मचाया कि भारत माता को डिवाइड कर दिया गया, सिंधु देश हमारे पास जो है, सवा देश, सिंधु देश, इस तरह के नारे लगने वो बाद में लगे, लेकिन पहले नहीं लगे। सवा देश मेरा देश, मेरा देश, सवा देश मेरा देश। बंगाल जब डिवाइड किया गया तो सारे नारे लगे, लेकिन 1901 में भी तो इंडिया डिवाइड हुआ था, तब तो किसी ने ऐसा कोई नारा नहीं लगाया,
क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि 1880s में ना बहुत बड़ा फेमाइन आया था जो है वो इंडिया के अंदर। तो फेमाइन की वजह से उन्होंने कहा कि जनाब पूरा इंडिया डिवाइड है 6 सूबों के अंदर, तो नहीं मुश्किल, इतना बड़ा इंडिया है, इसको टुकड़े करो, डिवाइड करो एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था इसको संभालना, तो इसलिए उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, राइट। एनडब्ल्यूएफपी सेपरेट हो गया और आपके पास आसाम जो है उसको सेपरेट जो है वो कर दिया गया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर ये किया किसने? ये किया लॉर्ड कर्जन ने। असल पॉलिटिक्स शुरू हुई ही 1898 के बाद की है, क्योंकि 1898 में दो काम हुए थे। एक तो सर सैयद फौत हो गए, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि सर सैयद स्कूल ऑफ थॉट जो एग्जिस्ट करता है, आप ये देख लीजिए कि मुस्लिम लीग जो बनाई है ना, मुस्लिम लीग जो आपके पास बनाई है, जिसको हम अलीगढ़ मूवमेंट भी कहते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर आपके पास मुस्लिम लीग बनाने के अंदर जो 1906 में बनी, शिमला डेपुटेशन में जाकर जिन लोगों ने मुस्लिम लीग बनाने की बात की, वो 35 लोग मौजूद थे। वो 35 लोग मौजूद थे, वो सारे के सारे अलीगढ़ की प्रोडक्ट थे, अलीगढ़ की। या वो अलीगढ़ के टीचर थे, या वो अलीगढ़ के स्टूडेंट थे, या वो अलीगढ़ के अंदर जनाब एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हुए थे, या उनका कोई भतीजा भांजा कोई रिश्तेदार अलीगढ़ के अंदर मौजूद था। इसीलिए तो जॉन एलिया जो बड़ा मशहूर एक शायर गुजरा है, उसने कहा था कि पाकिस्तान अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी। इसलिए तो कहता था कि पाकिस्तान अलीगढ़ के लौंडों की शरारत है, क्योंकि वो सारे के सारे अलीगढ़ के तो थे आपके पास। और अलीगढ़ किसने बनाया? सर सैयद। तो सर सैयद एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। हाँ, वाकई कहा जॉन एलिया ने कि अलीगढ़ जो पाकिस्तान जो है वो अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, और नया पाकिस्तान एचिसन के लौंडों की शरारत। ठीक हो गया जी। तो खैर छोड़ दें उसको, बात कर रहे थे हम इसके ऊपर जो अल्टीमेटली लॉर्ड कर्जन के ऊपर। अब जो लॉर्ड कर्जन है जी, मैं आज वापस आ जाए लॉर्ड कर्जन। अब लॉर्ड कर्जन बेसिकली एक वॉइसराय था जो आया, गवर्नर जनरल जिसको आप कह लें, इंडिया के अंदर 1898 में। जो लॉर्ड कर्जन है एक वैसे ही जरा ना घूमने फिरने का शौकीन आदमी था। ये 1890 में ही आ गया था इंडिया। पहले 8 साल ये पूरा इंडिया घूमा है, पूरा इंडिया घूमा इसने, एक एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखा जाके कि यार क्या हो रहा है। फिर 1898 में इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब एक गवर्नर जनरल बना तो उसने रियलाइज किया कि भाईजान इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि इंडिया को डिवाइड किया जाए, इंडिया के सूबों को तोड़ा जाए। इसीलिए तो उसने 1898 में एज अ गवर्नर जनरल आने के बाद उसने फिर सबसे पहले आसाम और उसने क्रिएट किया जो है वो एनडब्ल्यूएफपी का सूबा, और इसी ने फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल भी की। तो क्योंकि ये आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था, तो इसने एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए इंडिया को डिवाइड किया। लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसराय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये लॉर्ड कर्जन को छोटा आदमी नहीं है, ये लॉर्ड कर्जन बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स बने, जो आपको बताया था मैंने, गवर्नर जनरल से ऊपर होता था। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स बनने के बाद ये 1921 के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बनने लगा था। ये बहुत बड़ा बंदा है, ब्ला का नाम है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने फिर बाकायदा तौर पे जी, वेयर फ्रॉम विच प्रोविंसेस, ये हमारे पास ये पंजाब से निकला था, एनडब्ल्यूएफपी पंजाब के सूबे से निकला था, और आसाम का सूबा आपके पास बंगाल वाली साइड से निकला था, और मद्रास बंगाल और यूपी के थोड़े थोड़े हिस्से निकाल के उन्होंने इकट्ठा निकाला था। सो आसाम वाज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी आपके पास प्रोविंसेस, लेकिन जो एनडब्ल्यूएफपी है ये पंजाब में से निकाला था इन्होंने। सो खैर ये आपके पास लॉर्ड कर्जन आ गया। सो जी लॉर्ड कर्जन आ गया, इसने डिवाइड कर दिया, जो है पार्टीशन कर दी, एनडब्ल्यूएफपी अलग कर दिया, और आप इन्होंने जनाब वो कर दिया अलग जो है वो आसाम अलग कर दी, दो नए सूबे बन गए। अब मैं आपको समझा रहा हूं, अंडरस्टैंड कीजिए इस पॉइंट को, कि किसी ने रौला नहीं डाला कि जनाब ये तो आपने डिवाइड कर दिया भारत माता को, समादेश, और जनाब ये वो फलाम हमारे राइट्स, और ये आपने तो जनाब गौ माता को डिवाइड कर दिया है, और ये कर दिया है, और वो कर दिया है, जो आपको पता है कि फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो नारे लगे थे। लो जी हुआ क्या कि जनाब 1901 के अंदर ये डिवाइड हो गया, और लॉर्ड कर्जन ने रियलाइज कर लिया कि बंगाल भी बहुत बड़ा सूबा है, बंगाल को भी डिवाइड किया जाए। उसने 1905 के अंदर जनाब बंगाल को भी डिवाइड कर दिया। अब बंगाल डिवाइड हो गया दो हिस्सों के अंदर, ईस्ट बंगाल सेपरेट हो गया, वेस्ट बंगाल सेपरेट हो गया। वेस्ट बंगाल के अंदर आपके पास कलकत्ता आ गया। याद रखिए 1911 तक इंडिया का कैपिटल कलकत्ता होता था, 1911 के अंदर दिल्ली बना कैपिटल इंडिया का, 1911 तक इंडिया कैपिटल कलकत्ता होता था। और ईस्ट जो है आपके पास बंगाल, जिसके अंदर आपके पास ढाका और आपके पास वो एरियाज आ गए, वो सेपरेट हो गया। ईस्ट बंगाल के अंदर मुसलमानों की
पावर बन गई, मुसलमानों की जनाब यहाँ सूबा बन गया जनाब, ये तो कमाल हो गया। मुसलमानों के तो आउट ऑफ 31 मिलियन टोटल पॉपुलेशन थी ईस्ट बंगाल की, उसमें से 18 मिलियन मुसलमान थे। मुसलमानों को तो बैठे बैठे नया सूबा मिल गया, एनडब्ल्यूएफपी का भी मिल गया सूबा और ये भी मिल गया ईस्ट बंगाल भी, तो बड़े खुशी की बात है। लेकिन रौला क्या है, इसके ऊपर कांग्रेस ने रौला क्यों डाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। व्हाई कांग्रेस वाज अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड व्हाई कांग्रेस वाज नॉट अगेंस्ट ईस्ट द पार्टीशन ऑफ एनडब्ल्यूएफपी एंड आसाम, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये समझ लीजिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, नो डाउट इंडिया की पॉलिटिकल, और 1905 में तो ओनली पॉलिटिकल पार्टी है ना इंडिया की, मुस्लिम लीग 1906 में बनी, तो 1905 में ओनली पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट करती है। और पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं फाइनेंसर्स, जो पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी में पैसा लगाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। और क्योंकि कलकत्ता जो है वो कैपिटल हुआ करता था, और कलकत्ता में मेजर आपके पास चंक हुआ करता था लोगों का, डॉक्टर्स का, इंजीनियर्स का, आपके पास जो बिजनेसमैन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके पास कलकत्ता में बैठा करते थे। और कलकत्ता के जो बिजनेसमैन हैं वो डिपेंडेंट थे रॉ मटेरियल के ऊपर, कि उनका रॉ मटेरियल आएगा तो फिर कलकत्ता में इंडस्ट्री चलेगी। और कलकत्ता के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे उनका रॉ मटेरियल आता था चिटागोंग वाली साइड से, और चिटागोंग आ गया ईस्ट बंगाल के अंदर। जो आपके पास रॉ मटेरियल जो आपके पास वेस्ट बंगाल में यानी कलकत्ता में आता था, वो सारे का सारा ईस्ट बंगाल से आता था। और ईस्ट बंगाल तो लेता सूबा बन गया, वहां तो मुसलमानों की पावर आ गई, मुसलमानों की पावर आ गई, सूबा लेता बन गया, उन्होंने इंडस्ट्री अपनी लेता, वहां से यहां पे तो नहीं आ रहा ना रॉ मटेरियल, वो अपने पास ही रख रहे हैं, अपने पास ही इस्तेमाल कर रहे हैं रॉ मटेरियल। जनाब कलकत्ता वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका तो जनाब दिवालिया होने शुरू हो गए वो, और वो तो सड़कों पे आ रहे हैं। और जब वो दिवालिया हो रहे हैं इसका मतलब पैसा उनके पास नहीं है, तो फिर पैसा किसके पास नहीं है, कांग्रेस के पास। कांग्रेस को पैसा नहीं आ रहा, क्योंकि पैसा तो आता किससे था, इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा आता था आपके पास। तो जब उनके पास पैसा नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, तो कांग्रेस के पास पैसा नहीं, जब कांग्रेस के पास पैसा नहीं तो रौला तो डालना ना कांग्रेस ने कि जनाब ये तो भारत माता को डिवाइड कर दिया आपने, आपने तो जनाब गौ माता को डिवाइड कर दिया आपने, तो सवा देश मेरा देश, और जनाब ये वो रौले डाल दिया आपने। क्यों? पैसा भाई, जो पैसा लगाता है, जो आपको हेलीकॉप्टर में सैर कराता है, भाई वो बर्बाद में आपसे चीजें भी तो फिर उसके मुताबिक ही चलती है ना। फिर आप उससे नाराज हो जाएंगे, नहीं 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 जनाब आपने हेलीकॉप्टर में सैर कराई थी, लेकिन अब हमारे और आपके रास्ते जुदा हैं। ऐसा नहीं होता। फिर जो पैसा लगाता है वो फिर आपसे पैसा वसूल भी करता है। तो फिर ज्यादातर पैसा कांग्रेस का कहां से आता था? ज्यादातर पैसा कांग्रेस का आता था इंडस्ट्रियलिस्ट से। और इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे? वो सारे के सारे कलकत्ता में। कलकत्ता में क्यों? क्योंकि कैपिटल कलकत्ता होता था। तो कलकत्ता में कैपिटल की वजह से फिर सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहां बैठते थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट का रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहां से आता था? वहां से ईस्ट बंगाल वाली साइड से। और ईस्ट बंगाल से आपके पास आता था इंडस्ट्रीज का आपके पास रॉ मटेरियल, और उसके लिए आपके पास अलहदा सूबा बन गया। भाई अब अलहदा सूबा बन गया, उन्होंने अपने लॉज बनाएंगे, अपने लॉज, वहां पे मुस्लिम गवर्नमेंट बनेगी, अपने लॉज बनेंगे। अगर उन्होंने ईस्ट बंगाल ने ये लॉ बना दिया कि जनाब यहां से जो है हम जो रॉ मटेरियल है वो नहीं जाएगा किसी और सूबे के अंदर, इसका रॉ मटेरियल यही इस्तेमाल होगा, लो जी, तो फिर इधर डूब मर जाएंगे। क्योंकि हर सूबा अपना लॉ बना सकता था ना भाई। आपके पास जब हर स्टेट अपना लॉ बना, याद करें जब हमने कश्मीर का लेक्चर पढ़ा था, आपको मैंने बताया नहीं था कि कश्मीर फॉर कश्मीरीज का लॉ बनाया था महाराजा हरि सिंह ने, कि जनाब यहाँ पे कोई सेटल नहीं हो सकता, यहाँ से लैंड बाय नहीं कर सकता, यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, लोकल स्कॉलरशिप नहीं ले सकता, शादी नहीं कर सकता। लॉ बना दिया उसने अपना, वो लगा हुआ था 1927 से लेकर। तो अगर ऐसा ईस्ट बंगाल कर देता तो वेस्ट बंगाल वाले तो बेचारे डूब जाते, वो तो खत्म हो जाते, उनकी इंडस्ट्री खत्म हो जाती। उनके पास तो सारा एग्रीकल्चर, उनका सब कुछ इंडस्ट्री, और जब वो इंडस्ट्री तबाह होती तो अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ता? कांग्रेस पर पड़ता। तो कांग्रेस ने इसलिए रौला डाला था बेसिकली ईस्ट और वेस्ट का, वरना भाई आसाम भी तो निकला है, एनडब्ल्यूएफपी भी तो डिवाइड हुआ है, वहां पे क्यों नहीं रौला डाला? वहां पे रौला नहीं डाला क्यों? वहां पे फायदा, नुकसान को नहीं ना हो रहा था इनका, कांग्रेस का, यहां तो नुकसान हो रहा था, राइट। चिटागोंग की एक थी पोर्ट थी, बड़ी मशहूर, आज भी पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर एग्जिस्ट करती, चिटागोंग वो एग्जिस्ट करती है। और ये नहीं कि सिर्फ चिटागोंग से आता था, पूरे ईस्ट बंगाल से आता था। जूट जो आपके पास आती थी वो बकायदा तौर पे इधर से आती थी, ईस्ट बंगाल वाली साइड से आती। तो खैर ये हमारे पास इन्होंने ना प्रोडा डाल दिया। लो जी, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि जनाब वक्त आगे बढ़ता गया थोड़ा सा, जो है अब टाइम वैसे हमारे पास किल्लत है थोड़ी सी टाइम की। खैर जो मैंने सवाल करवाना था आपको, मैं वहां पे तो लेकर आऊंगा आपको। सवाल आपको मैंने करवाना था, बेसिकली मैं आपको लेकर आ रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर। पार्टीशन ऑफ जो है वो अनलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया 1911 के अंदर। अनलमेंट क्यों हुई? पार्टीशन ऑफ बंगाल की अनलमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। एक तो हमारी बदकिस्मती भी है थोड़ी सी कि हमारे पास अनलमेंट हो गई पार्टीशन ऑफ बंगाल की। वो किस तरह अनलमेंट हुई? वो हुई ब्रिटिश
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को जो आपको मैं समझा रहा हूं, इसका एक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी समझिए। जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, अगर उनका कोई किंग या क्वीन को फौत हो जाता था, वो फौरन जो है ना नया किंग या नया क्वीन जो है वो बिठा देते थे, ताकि बगावत ना हो जाए। वो बगावत से बचने के लिए फौरन कोरोनेशन कर देते थे, लो जी बादशाह बन गया जी भाईजान, ये बादशाह हो गया। बाद में इसकी जो है वो जनाजा वगैरह वो तो बाद में करेंगे भाईजान का, लेकिन इसको किंग बना दो, क्वीन बना दो फौरन, ताकि बगावत ना हो। तो 1911 के अंदर जो आपके पास जो बादशाह थे, बादशाह की डेथ हो गई इंडिया, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बादशाह की डेथ हो गई। और जो वली अहद थे, वली अहद साहब ना उस टाइम इंग्लैंड में मौजूद ही नहीं थे। वली अहद साहब उस टाइम थाईलैंड में मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन की कॉलोनी, बर्मा भी ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, जिसको म्यांमार भी कहते हैं। इंडिया भी होता था, म्यांमार भी होता था, बर्मा भी होता था। खैर लो जी, वली अहद साहब थाईलैंड में बैठे हुए हैं, बादशाह सलामत की डेथ हो गई है ब्रिटेन के अंदर। अब आपको मैंने बताया कि उनका एक सिस्टम होता था कि फॉरेन कोरोनेशन किया करते थे जल्दी से जल्दी, ताकि वो ना हो। लो जी, उन्होंने कहा कि जितनी देर लगनी है बादशाह सलामत को यहां से आने में, थाईलैंड से वहां पे पहुंचने के अंदर, तो टाइम लग जाना है जनाब, क्योंकि हवाई जहाज वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं ना भाई, समंदर जो है जाना पड़ता था, सारा कुछ बड़ा टाइम लगेगा। लो जी, उन्होंने फैसला ये किया कि फैसला ये होगा कि जनाब बादशाह सलामत जो है वो इंडिया आएंगे और वहां से ताजपोशी ब्रिटेन की बजाय इंडिया में की जाएगी। ताजपोशी इंडिया में होगी। अब ताजपोशी इंडिया के अंदर होगी, कैपिटल क्या है? कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर तो रौला पड़ा हुआ है, क्यों भाईजान? ईस्ट और वेस्ट बंगाल रहता हो गया वहां पे, तो जनाब वो सिविल वॉर चल रही है एक किस्म की। अब गवर्नर जनरल ने रियलाइज किया कि भाईजान बादशाह सलामत अगर यहाँ पर आ गया और यहाँ पे जनाब रौला पड़ गया, कांग्रेस ने जनाब को दींगा मुश्ती कर दी यहाँ पर, तो फिर तो भाई आखिर में है तो नौकर ही ना वो, भाई वो जो मर्जी हो, मुलाजम तो है ना फिर भी एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिश क्राउन का ही। कि उन्होंने कहा जनाब ये बादशाह सलामत के साथ कुछ हो गया जनाब, मैं तो फर्क हो जाऊंगा। तो जनाब रौला पड़ गया। उन्होंने कहा जनाब अब क्या करें? फैसला हुआ कि जनाब ऐसा करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है ना वो ताजपोशी कर देते हैं। उन्होंने कहा दिल्ली में ताजपोशी क्यों करें, कैपिटल तो कलकत्ता है। तो किसी ने उनको बताया कि भाईजान हमेशा से दिल्ली कैपिटल हुआ करता था इंडिया का, तो बराह करम इंडिया के अंदर दिल्ली को कैपिटल बनाया जाए। तो जी 1911 के अंदर दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया। अब दिल्ली को कैपिटल बना दिया गया, दो काम हुए थे 1911 के अंदर। दिल्ली कैपिटल बना था, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, और उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है यार, कांग्रेस मेजॉरिटी पार्टी एग्जिस्ट करती, 65% आपके पास। उन्होंने इतना रौला डाला हुआ था आपके पास बंगाल के अंदर। उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने कहा भाईजान आपसे मेहरबानी है, आप हम साथ को एग्रीमेंट कर लें, आप जो है हमारे बादशाह सलामत की या कोरोनेशन है। उन्होंने कहा भाईजान एक ही तरीका है, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल नल होगी, हम कुछ नहीं करेंगे। लो जी, मजबूरी के तहत गवर्नर जनरल ने ऑर्डर कर दिया एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल का। अब नया बादशाह आया, बादशाह को सामने रखा कि भाईजान ये हमने किया था, इसको अनल कर दें इसको। उन्होंने इस पर साइन कर दिया, अप्रूव कर दिए। लो जी, दो फैसले हो गए 1911 के अंदर, एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया और साथ ही जनाब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल बन गया। दो काम हो गए। अभी मजबूरी के अंदर किया, बड़ा रौला पड़ा इसके ऊपर। सर आगा खान जो लेकर गए थे शिमला डेपुटेशन लॉर्ड मिंटो के पास उधर शिमला के अंदर। अच्छा, शिमला में क्यों गए याद रख लीजिएगा, क्योंकि ना जो इंडिया का जो समर कैपिटल होता था वो शिमला होता था। शिमला, क्योंकि गर्मी बड़ी होती थी, तो आपका जो गवर्नर जनरल होता था वो 7-8 महीने तो शिमला ही बैठा करता था, जितना हमारा मरीज समझ लें। तो वो क्योंकि गर्मी बड़ी होती थी, तो शिमला वाज द समर कैपिटल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल शिमला बैठा करता था, इसलिए शिमला डेपुटेशन वहां पे गई। तो वहां जाके उन्होंने जनाब वो सर आगा खान और जनाब सर आगा खान ने जनाब छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, हमारे साथ गद्दारी कर दी है इन्होंने। नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, उसने इस्तीफा दे दिया, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका ने सियासत छोड़ दी। बड़ा रौला पड़ा जनाब। और मुस्लिम लीग ने तो जनाब, मुस्लिम लीग के लिए तो ये आई ओपनर था कि जनाब ये क्या किया है इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ, और ये सारा हिसाब किताब हुआ। तो खैर उसमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो गई आपके पास मुस्लिम लीग। आधी मुस्लिम लीग तो फिर प्रोविंशियल पॉलिटिक्स में चले गया कि भाई प्रोविंसेस में चलते हैं, और कुछ लोग ऊपर रह गए। जो ऊपर के लोग थे ना वो बड़े सियाने थे, जो यानी ऊपर के लोग, यानी कहने का मकसद के ऊपर सेंटर की पॉलिटिक्स वाले। जो कायद आजम अभी मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं बने हुए, कायद आजम बने बाद में 1913 में जाके। तो जी 1911 में ये अनलमेंट होगी, सारा कुछ हो गया। अच्छा, अनलमेंट के बाद अब मजे की बात चेक करें, 1912 के अंदर बंगाल फिर डिवाइड हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रियलाइज कर लिया था कि बंगाल को डिवाइड किए बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे उसको डिवाइड किया था ना। उन्होंने कहा बंगाल तो छोटा करना ही करना है। उन्होंने बंगाल से दो नए सूबे निकाल लिए। एक सूबे का नाम था बिहार और दूसरे सूबे का नाम था उड़ीसा। बंगाल 1912 में फिर डिवाइड हुआ और उड़ीसा और बिहार उसमें से निकल आए। फिर किसी ने नहीं कहा स्वदेश और जनाब भारत माता को डिवाइड कर दिया और ये क्या सारा कुछ, क्यों? और क्योंकि भाईजान आपको तो जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो तो इधर से आता था, ईस्ट से, वो तो आपके पास ही अभी भी।
यहां तो लहदा 2 सूबे बने, इसमें भी हिंदू मेजोरिटी है, उड़ीसा भी और बिहार भी, तब तो किसी ने रोल डाला कि जनाब सवा देश और जनाब भारत माता गौ माता को डिवाइड कर दिया, जनाब आपने ये कर दिया वो कर दिया। तो हम तो इतना पढ़ते हैं ना कि जनाब एनलमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गई, लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल दोबारा हुई 1912 के अंदर। आप पढ़ लीजिए, बिहार और उड़ीसा 2 निकाले गए, उसमें से एरियाज निकाले गए, उनको सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। वहां पे कोई नहीं बोला। लो जी, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए हुए थे 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में। मिंटो जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो मिंटो मॉर्ले, तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आ गए, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए। मुसलमानों के लिए सेपरेट सीट्स होंगी जनाब, अलग सीटें होंगी मुसलमानों के लिए। कितनी सीटें होंगी मुसलमानों के लिए? 27 टोटल सीटें, उसमें से 6 टोटल सीटें 27 होंगी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव, उसमें से मुसलमानों की 6 सीटें, 6 सीटें मुसलमानों की होंगी, राइट। ये हमारे पास सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट करती। तो खैर इसके अंदर हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो 6 सीटें उसके अंदर मुसलमानों की चली गई, तो पार्टीशन ऑफ सॉरी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए। मुसलमानों ने रियलाइज किया कि भाईजान ये जो कांग्रेस वाले हैं ये रौला डाल के एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल करवा रहे हैं, ये रौला डाल के जनाब ये वो ना करवा लें, सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना खत्म करवा दें हमारे। तो आपने सोचा कि जनाब एक ही तरीका है, तरीका ये है कि भाई कांग्रेस से दोस्ती कर दो। और कांग्रेस से दोस्ती कौन करवा सकता था आपकी? एक ही शख्स करवा सकता था, वो था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वाज एट दैट टाइम मेंबर ऑफ द कांग्रेस। 1913 की बात मैं कर रहा हूं। मोहम्मद अली जिन्ना को सारे मिले मुस्लिम लीग वाले जाके कि सर हमारी मदद करें, हम मुसलमान हैं। और ये जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, ये 1909 के अंदर जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल आपको बताई ना, उसके मेंबर भी बने थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे, और कांग्रेस की सीट पे बने थे। कांग्रेस की जो सीट थी ना मुसलमानों के लिए सेपरेट, उस पे बने थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर। और बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने एक वक्फुल औलाद बिल पास करवाया था। वक्फुल औलाद बिल, वक्फुल औलाद बिल, ये वक्फुल औलाद बिल काजिम ने पास करवाया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से। और वक्फुल औलाद बिल का मतलब ये औलाद में वक्फा नहीं है। वक्फुल औलाद बिल का जो है ना मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो इस्लामिक जो आपके पास लॉ को अगर आप पढ़ते हैं तो इस्लामिक लॉ के बारे में आपको पता होगा, वक्फ और हिबा का कॉन्सेप्ट होता है कि आप गिफ्ट कर दो किसी को, तो चीज गिफ्ट कर देते हो ना आप किसी को गिफ्ट कर दी, मैंने ये चीज, मैंने अपनी जायदाद किसी को गिफ्ट कर दी। तो वो बेसिकली ब्रिटिशर्स को तो नहीं पता कि भाईजान को हिबा या वक्फ या गिफ्ट भी होता है। तो वो उन्होंने फिर इस्लामिक लॉज प्रॉब्लम हो जाता था कि मैंने अगर किसी को फॉर एग्जांपल कोई चीज गिफ्ट कर दी है, तो मेरा बेटा आए और आगे कहे कि भाईजान अब्बा जी ने तो गिफ्ट कर दी है, मेरा तो राइट है, तो जनाब वो अब्बा जी के ऑर्डर्स को डिसमिस कर देंगे। तो किसी को क्या पता हिबा और गिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता था, ठीक है। हाँ जी, वो आप नहीं गिफ्ट किसी को गिफ्ट कर दो, हिबा कर दो कि मैंने ये अपनी जायदाद को हिबा कर दिया है मदरसे के लिए, ये मदरसे के लिए जगह दे दी मैंने, यहाँ पे मदरसा बनेगा। और मेरी औलाद चली जाए जाके कहे कि भाईजान ये तो हमारी जगह थी, अब्बा जी ने जनाब मदरसे को दे दी है, तो वहां पे तो किसी को नहीं पता ना कि हिबा क्या होता है। तो उन्होंने कहना था हाँ हाँ भाईजान ये तो आपको राइट्स मिलने चाहिए, इनहेरिटेंस के राइट्स होते हैं। तो वो उन्होंने वो हिबा खत्म करके वो राइट्स दे देते थे। तो मुसलमानों की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो हिबा नहीं कर पाते थे, मतलब वो आगे वसीयत नहीं कर पा रहे होते थे जी। तो उसके लिए उन्होंने लॉ पास करवा दिया। खैर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जनाब लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 के अंदर, फिर कभी मौका मिला तो आपको मैं उसकी स्टोरी सुनाऊंगा। लखनऊ पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट के बाद आपके पास खिलाफत मूवमेंट आ गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, खिलाफत मूवमेंट आ गई। उसके बाद आपके पास कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गई। असल जो आपके पास सवाल जो हमने करना था अभी, जो मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं आपको, वो सवाल है पास्ट पेपर्स में आया हुआ। सवाल का नाम है, सवाल का जो है वो है, हाँ जी, मेक अ क्रिटिकल कंपैरिजन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट एंड द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाज 14 पॉइंट्स। मेक अ क्रिटिकल कंपैरिजन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट एंड द मोहम्मद अली जिन्नाज 14 पॉइंट्स। भाई नेहरू रिपोर्ट को हम सेपरेटली पढ़ते हैं, जिन्नाज साहब के 14 पॉइंट्स को सेपरेटली पढ़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्नाज साहब के 14 पॉइंट्स में भी से हमें सिर्फ एक ही पॉइंट याद है, सिंध को बॉम्बे से अलहदा कर दो, सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। ये हमारे पास 14 पॉइंट्स में से वाहिद पॉइंट था जो हमें सारी जिंदगी याद हुआ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा पॉइंट याद होता था जो है वो स्टूडेंट्स को, खासतौर पर पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। तो सवाल है क्रिटिकल कंपैरिजन ऑफ नेहरू रिपोर्ट एंड मोहम्मद अली जिन्नाज 14 पॉइंट्स। कोई मुझे बताएगा कि क्या फर्क था जी इन दोनों के दरमियान? एनीवन? कोई है जी पाकिस्तान अफेयर्स जिसको आती हो? सवाल है व्हाट वाज द जो आपके पास जो है वो नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट्स के दरमियान फर्क क्या था?
जी बताइए जरा, कोई अनम्यूट हो, जरा अनम्यूट हो जाए कोई बंदा। अनम्यूट कर दें, हम अमीर हमजा को कर दीजिए अनम्यूट। फोर्टीन पॉइंट्स में जिना ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की थी, हफ्जा कह रही हैं। जिना ने 14 पॉइंट्स दिए थे, ये तो 1 पॉइंट है। जी हम अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जो फंडामेंटल डिफरेंसेस थे जिन्ना और नेहरू के, वो तो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट थे कि जो दिल्ली रिपोर्ट बनी थी उसमें इन दोनों के बीच में एक मुआहदे हुए थे, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज जो इनकी फिर आगे जाके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे उसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट बनी थी और फिर सब्सिक्वेंटली जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए थे। तो सबसे पहले जो नेहरू रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट बनी आया थी, था मुस्लिम लीग और कांग्रेस में। सर जिन्ना और नेहरू का कॉन्फ्लिक्ट आया था ना, जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट पहले हुई थी और फिर जिन्ना के 14 पॉइंट्स आए थे। अच्छा, ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल की बात कर रहे हैं ना आप? दिल्ली मुस्लिम है प्रपोजल में बात फाइनल हुई, ठीक हो गया, बोलो। सर। तो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट के अंदर जो बेसिकली जिन्ना ने 14 पॉइंट्स, जिन्ना के जो पॉइंट्स थे दिल्ली रिपोर्ट के अंदर, उनको सबको नेगेट कर लिया था ऑलमोस्ट। सेपरेट इलेक्टरेट्स की बात हुई थी, वो भी नेगेट हो गई थी। रिजर्व्ड मिनिस्ट्रीज की बात हुई थी, वो भी नेगेट हो गई थी। और इसके अलावा आपकी जो और फिर जिना के जो 14 पॉइंट्स थे उसके, और जो बॉम्बे और सिंध का जो हुआ था कि सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, व्हिच वाज अनदर प्रपोजल बाय जिना टू इंश्योर कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो और जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन सिंध के अंदर है उनको एक राइट्स मिले आगे जाके, जो एनडब्ल्यूएफपी के अंदर भी हुआ था आगे जाकर। तो जिना ने भी 14 पॉइंट्स के अंदर फिर यही किया था, बिकॉज ही रियलाइज के they couldn't be on the same page when it came to the administration of India going forward, because they saw the departure of the British inevitable going forward. मुझे बस इतना ही पता है सर। अच्छा ठीक है, मतलब आपने बेसिकली 2 पॉइंट्स पे हाईलाइट किया, एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट और दूसरा सिंध और बॉम्बे को की सेपरेशन, और ये सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट की। आपको मजे की बात पता है, नेहरू रिपोर्ट में भी लिखा हुआ था सिंध विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा सर, मुझे ये नहीं पता था। अच्छा चलो बताते हैं, नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा। और एनीवन एल्स? जी दाऊद। थैंक यू अमीर हमजा। थैंक यू। जी दाऊद को करें अनम्यूट। हाँ जी, अगर तो सर ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं तो मैं तो इसको ले जाऊंगा बहुत पीछे, 1857 में ले जाऊंगा इस क्वेश्चन को। मैं देखूंगा कि 1857 में इस क्वेश्चन को ले जाऊंगा, स्टार्ट इस क्वेश्चन का उधर से करूंगा। वो तमाम सोशल स्ट्रगल पहले मुसलमानों की ब्रिटिश के खिलाफ, सॉरी हिंदुओं के अगेंस्ट, और ऊपर राज था ब्रिटिश का, वो सोशल मूवमेंट्स, उसके बाद सोशल मूवमेंट इसकी सर सैयद अहमद खान की थी, उस सोशल मूवमेंट के साथ साथ मैं इसको मिलाऊंगा आने वाले वक्त में जब मुसलमान पॉलिटिकल मूवमेंट्स पे आ गए थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगते थे अपनी, उन्होंने देखा कि अब हम इस फुट हमारे इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं उधर, हमें पॉलिटिकल एक पार्टी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी के बाद में आए, फिर उसके बाद उन्होंने आने वाले वक्तों में देखा कि विद द पैसेज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हर प्रोविंसेस के इश्यूज हो रहे हैं, और हर प्रोविंसेस के जब इश्यूज हो रहे थे तो हर प्रोविंसेस के ऊपर डिफरेंट स्टांस थे मुसलमानों के। फॉर एग्जांपल वो नहीं चाहते थे कि जी ये जो सिंध है ये बम्बई के साथ रहे, वो वही जो बम्बई वालों का इशू हुआ था कि जी सिंध तो हमारे पे डिपेंडेंट है, माता मुद्दा कुछ नहीं है, और मुसलमानों को वहाँ पे फायदा था कि क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी है। ठीक है दाऊद, आओ जरा कंपैरिजन पे आओ यार, कंपैरिजन पे आओ, नेहरू और जिना के 14 पॉइंट्स। सर इसी में वो दोनों हिंदू और कांग्रेस और मुस्लिम लीग बेसिकली आपस में हर पॉइंट पे कंफ्लिक्ट में चल रहे थे हिस्टोरिकली ही। तो फिर जब दिल्ली में इनका आपस में कांग्रेस 1916 का लखनऊ पैक्ट हुआ है तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स मान गई थी कांग्रेस आपकी, लेकिन उसके बाद तो सेपरेट इलेक्टोरेट पे वो डिसएग्री कर गया था ना, जब उन्होंने कायदे आज़म एग्री कर गए थे नेहरू के साथ कि जी ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ते हैं,
हम ब्रिटिश के खिलाफ एक चलेंगे एज ए वन पार्टी लेके, जिसे हम कहते सेपरेट हैं इलेक्टोरेट्स। अच्छा, सेपरेट एक चीज समझ लें, पाकिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट को ना आपने मुस्लिम लीग और कांग्रेस की फ्रीडम मूवमेंट नहीं बनाना। इट वॉज नॉट अ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ अ मुस्लिम लीग फ्रीडम मूवमेंट या कांग्रेस की फ्रीडम मूवमेंट, इट वॉज अ मुस्लिम फ्रीडम मूवमेंट। अगर आप मुस्लिम फ्रीडम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग वॉज नॉट द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। आपके पास शफी लीग अलहदा थी, आपके पास अहरार वाले अलहदा थे, आपके पास ये खिलाफत मूवमेंट वाले अलहदा थे, इनका कोई ताल्लुक नहीं था मुस्लिम लीग के साथ, ये बिल्कुल सेपरेट होते थे। तो मुस्लिम लीग वॉज नॉट मुस्लिम, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो बात हुई है वो मुस्लिम लीग के पास अथॉरिटी नहीं थी कि वो मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कांग्रेस से वहां से बाहर निकाल दे। हमने अपनी जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है उसको हमने कंफ्यूज नहीं करना। इट वाज अ मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट। क्लियर हो गया? लेट अस अंडरस्टैंड, बातें ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूं, फिर हम आते हैं, थैंक यू दाऊद, फिर हम आते हैं इसको कांग्रेस को और सॉरी नेहरू रिपोर्ट को और उसको देखते हैं। 1927 के अंदर सुन लीजिए, 1927 के अंदर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल आया, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात किया करते थे। क्योंकि आपको पता है कि सरोजिनी नायडू ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का नाम भी दिया था। तो हमेशा से मुस्लिम और जो हिंदू यूनिटी है उसकी बात किया करते थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोतीलाल नेहरू, अच्छा ये भी चीज इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, ये जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट नहीं दी थी, ये जवाहरलाल नेहरू के वालिद ने दी थी, इनका नाम मोतीलाल नेहरू था। ये नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की है, जवाहरलाल नेहरू की नहीं। तो मोतीलाल नेहरू के साथ एग्रीमेंट हुआ, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मीटिंग हुई मोतीलाल नेहरू के साथ, और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जनाब हम आपके साथ एग्रीमेंट करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला जो अपना आइडिया है उसको छोड़ दें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाईजान हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला अपना आइडिया तब छोड़ेंगे जब हमारी 5 बातें मान ली जाएंगी। ये जो 5 बातें मोहम्मद अली जिन्ना ने कही नेहरू रिपोर्ट के अंदर, इनको दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल कहा जाता है। और इन दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल की वजह से ही मुस्लिम लीग के अंदर से अलहदा हुआ थे। शफी लीग अलहदा हो गई, शफी लीग नाराज हो गई थी मोहम्मद अली जिन्ना से कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ रहे हैं। इलामा इकबाल बड़े अरसा नाराज रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना से कि आपने तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स छोड़ दिए हैं। खैर वही 5 पॉइंट्स डिट्टो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स में भी ऐड किए हैं। खैर अब जरा इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए, ये क्या था नेहरू रिपोर्ट और ये क्या हुआ सारा कुछ। 1919 के अंदर इंडिया के अंदर मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए, जिनको 1919 जो है वो ऑल इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, 1919 का ऑल इंडिया एक्ट, मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में जो एक चीज फाइनल हुई वो ये हुई कि हर 10 साल के बाद इंडिया के अंदर रिफॉर्म्स लाई जाएंगे। अब 1919 के बाद 10 साल यानी 1929 के अंदर रिफॉर्म्स आने थे। 1928 के अंदर जो है वो साइमन कमीशन, यानी ब्रिटेन ने 7 बंदों का, 7 लोगों का एक कमीशन बनाया, इसको साइमन कमीशन कहते हैं, जिनके हेड थे सर जॉन साइमन। सर साइमन को उन्होंने जनाब हेड बनाकर भेज दिया इंडिया के, जाएं सर आप जाके इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें एक रिपोर्ट दें, उस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर फिर हम जो है इंडिया के अंदर कोई रिफॉर्म लेकर आएंगे। साइमन कमीशन आ गए, कांग्रेस ने भी साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि हम इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मौजूद नहीं है, सातों के सातों ब्रिटिश हैं। तो ब्रिटिश को क्या पता कि हमारे कौन कौन से राइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया कि भाईजान इसमें तो मुसलमान ही कोई नहीं है, साइमन कमीशन के अंदर जब मुसलमान ही कोई नहीं है इसके अंदर, तो भाईजान फिर हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हमारे मुस्लिम्स के राइट्स कैसे प्रोटेक्ट होंगे। लो जी, साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, रेलवे स्टेशन के ऊपर, हमेशा अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ें तो जो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस है, ये बड़े जो है ना लोग होते थे, बड़ा पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट में बड़ा बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। तो इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस के एक बहुत मशहूर लीडर थे, इनका नाम था लाला लजपत राय। लाला लजपत राय ने जो है वो मूव करना शुरू कर दिया जो है वो रेलवे स्टेशन ऑफ लाहौर की तरफ। वहां साइमन कमीशन जनाब पहुंचा और वहां पे नारेबाजी शुरू हो गई, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक। उन्होंने अंडे मारे, टमाटर मारे जनाब साइमन कमीशन को, और साइमन कमीशन जो है उनको बेचारों को बड़ा नुकसान हुआ, लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज के अंदर लाला लजपत राय को भी लाठियां पड़ी, लाला लजपत राय उन्हीं लाठीचार्ज की वजह से फौत हो गए। लाला लजपत राय फौत हो गए जनाब, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर खलबली मच गई जनाब। उन्होंने जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स को कॉल कर लिया। उन्होंने कहा भाईजान ये जो है वो इतने से हमारे छोटे से कमजोर ब्रिटिश 7 लोग गए हैं और आप गवर्नर जनरल आपका हमारे 7 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को प्रोटेक्शन नहीं दे सका, किस किस्म के ब्रिटिश ऑफिशियल्स हो यार तुम लोग, और ये सारा कुछ। अब इस कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें कि इसी दौरान 1928 में जो ब्रिटेन है वो कनाडा को डोमिनियन स्टेटस दे चुका है।
कनाडा को डोमिनेंट स्टेटस मिल गया, मतलब कि कनाडा अपने लॉज जो हैं वो खुद बना सकता है, और कनाडा के अपने लॉज जो हैं वो सेपरेटली जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे अपने लॉज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। खैर, तो उस दौर के अंदर उन्होंने उसको सेपरेट डोमिनेंट स्टेटस भी दे दिया था, वो सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती थी वहां सारी की सारी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स को बुला लिया, उसको बड़ी लान तान की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स का ना बड़ा मजे का नाम है, उसका नाम था लॉर्ड बर्कन हेड। लॉर्ड बर्कन हेड, ये के अजीज की किताब है, के अजीज की द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, उसमें लिखा हुआ लॉर्ड बर्कन हेड, के अजीज। अगर आपने किताब पढ़नी है फ्रीडम मूवमेंट पे, के अजीज की किताब पढ़ी है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, बहुत खूबसूरत किताब। तो खैर, लॉर्ड बर्कन हेड जनाब, उसको उन्होंने बुला लिया, लान तान किया उन्होंने, ठीक है जी। बर्कन हेड उसका नाम था, और उसको उन्होंने बुला के उन्होंने जनाब बड़ा उसको लान तान किया कि जनाब तुम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडियन अफेयर्स हो, तुम्हारे से बंदे नहीं संभाले गए। लॉर्ड बर्कन हेड की बड़ी बड़ी स्पीच की है इसने, के अजीज ने अपनी किताब में भी लिखी हुई है लॉर्ड बर्कन हेड की स्पीच जो उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में की। उसने कहा ये जो इंडियंस हैं ये जनाब इस काबिल ही नहीं है कि इनको राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, ये तो बेवकूफ हैं, हम तो उनको डोमिनेंट स्टेटस देने लगे थे जिसना हमने कनाडा में दिया है, हमने तो सोचा था इनको आजादी दे देंगे, इनको हम डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे, सर साइमन को हमने भेजा इनके राइट्स के लिए, ये तो बेवकूफ हैं, इनको तो समझ नहीं आ रही कि हम इनके लिए क्या करना चाह रहे हैं। और एंड पर जो है वो इसने चैलेंज भी कर दिया इंडियंस को कि अगर आपके पास जो है कोई इससे बेहतर प्लान है तो ले आए जनाब, प्लान ले आए, अगर इससे बेहतर प्लान है, साइमन कमीशन से बेहतर प्लान आपके पास है तो ले आए। लो जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इतनी लान तान हुई, लॉर्ड बर्कन हेड ने जनाब इसके ऊपर चैलेंज भी कर दिया। इंडिया के अखबारों ने लॉर्ड बर्कन हेड को लॉर्ड ब्रोकन हेड कहना शुरू कर दिया कि जी ब्रोकन हेड, और जनाब इसकी बड़ी लान तान हुई है, ये दिमाग फिर गया इसका, लॉर्ड ब्रोकन हेड का चैलेंज। और जनाब उन्होंने प्रॉपर अखबारों में खबरें छपी कि द चैलेंज ऑफ लॉर्ड ब्रोकन हेड, कि जनाब जो है वो इंडियंस अपना लॉ ले आए जनाब, ये इस काबिल हैं। तो खैर इंडियंस ने उस टाइम फाइनल किया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी आपकी सबसे बड़ी कौन सी थी? कांग्रेस। कांग्रेस इंतजार कर रही थी, कांग्रेस कब का प्लान बना के बैठी हुई थी। कांग्रेस ने जनाब अपना एक प्लान बनाया, उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने उसको नेहरू रिपोर्ट का नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये हम इंडिया की तरफ से जाएगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया कहती थी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंटायर इंडिया कहा जाता था उसको। लो जी, वो चले गए, वो लेकर चले गए जनाब वहां पर। उन्होंने कहा कि जनाब ये हमारी तरफ से उन्होंने प्लान फाइनल कर लिया कि ये हम इंडिया की तरफ से प्लान दे देंगे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब एट दैट टाइम वाज ऑन अ एजुकेशनल टूर, वो एजुकेशनल टूर पे थे यूरोप के अंदर। तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और जनाब वो जो ये यूरोपियन पार्लियामेंट इनके विजिट्स पर थे, वो वापस आए तो उनको आगे पता चला कि सही तो नेहरू रिपोर्ट बनाकर बैठे हैं, तो उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कही तो मुसलमानों के खिलाफ है। तो उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट अब चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि कायदा से मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फाइनल किया कि जनाब अब इसके बदले में मैं अपनी एक रिपोर्ट देता हूं और इसके बदले में मैं पॉइंट्स ऐड करता हूं मुसलमानों की तरफ से। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने रियलाइज किया कि अगर मैं अपनी तरफ से दूंगा पॉइंट्स तो इसका मतलब यह है कि ये मुस्लिम लीग के पॉइंट्स होंगे, राइट, और आधे जो मुसलमान हैं वो शफी लीग और ये सारे के सारे कांग्रेस के साथ फिर गए, क्योंकि मेरे से नाराज हो गए थे ये 1928 के अंदर जब मैंने दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल दिया था। इलामा इकबाल भी नाराज बैठे मेरे से, तो वो सर आगा खान के पास दोबारा गए। ये वही आगा खान है जो शिमला डेपुटेशन लेकर गए थे, 35 लोगों की लीडर थे उनके। सर आगा खान को बुलाया गया, आगा खान का बड़ा नाम था मुस्लिम सर्कल्स के अंदर। उन्होंने कहा कि जनाब ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। वो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आई, उसमें मेजॉरिटी जो आपके मुस्लिम लीडर्स थे वो आए। उन्होंने जनाब जिन्ना साहब को अपना लीडर चूज कर लिया। जिन्ना साहब ने अपना लीडर चूज कर लिया। जिन्ना साहब ने वहां पे अपने 14 पॉइंट्स फाइनल किए। 14 पॉइंट्स फाइनल करने के बाद उन्होंने नेहरू साहब को जाके अपने 14 पॉइंट्स दे दिए। अब जरा अंडरस्टैंड कीजिए पॉइंट को। हमने अपनी जो किताबों में पढ़ा है कि जी 14 पॉइंट तो जिन्ना ने गोरे को प्रेजेंट किए थे, नहीं, जी अलाना की किताब है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान। जी अलाना, उन्होंने लिखा है कि जनाब जो 14 पॉइंट्स थे ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू को प्रेजेंट किए थे, ये गोरे को प्रेजेंट नहीं किए थे, नेहरू ने बाद में रिजेक्ट किए थे। तो खैर अब गौर से सुनिए कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू साहब के पास अपने 14 पॉइंट्स लेकर जा रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग नहीं जा रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 25% ऑफ द मुस्लिम्स जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना हेड बना दिया गया है मुसलमानों का। वहां से उनका मैंडेट लेकर आ रहे हैं 25% मुस्लिम्स का, कि अगर नेहरू रिपोर्ट कायद आज़म के 14 पॉइंट्स को रिजेक्ट करती है तो इसका मतलब वो 25% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर रही है। इतनी बड़ी बात है, इसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उन्होंने जनाब 14 पॉइंट्स दिए, उनमें से 6 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे नेहरू रिपोर्ट के साथ। वो मैं बताता हूं कौन से 6 पॉइंट्स थे। लो जी, नेहरू साहब ने कहा कि सॉरी सर, यू आर लेट, आप जो है वो लेट हो गए हैं।
और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उन्होंने कायद आज़म ने उनको कहा कि जनाब आप इसको एक्सेप्ट कर लें। जनाब उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कायद आज़म दिल बर्दाश्ता हो गए। ये एसएम इकराम जो एक राइटर है बड़े मशहूर, एसएम इकराम, उनकी किताब है मॉडर्न मुस्लिम इंडिया एंड बर्थ ऑफ पाकिस्तान। मॉडर्न मुस्लिम इंडिया एंड बर्थ ऑफ पाकिस्तान। इसमें बड़ा मजे का वाकया लिखा हुआ है, बर्थ ऑफ पाकिस्तान। एसएम इकराम की किताब है। उन्होंने लिखा, उसके अंदर एसएम इकराम लिखते हैं कि जनाब कायद आज़म दिल बर्दाश्ता होकर जनाब कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए, और कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर जब पहुंचे तो उनका दोस्त जमशेद उनके साथ था, और जमशेद को उन्होंने देखा, एक टांग उनकी ट्रेन के ऊपर थी, दूसरी टांग उनकी कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर थी। उन्होंने जमशेद को कहा कि जमशेद, दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज, दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज। 1929 के मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर दोबारा कभी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यूनिटी की बात नहीं, पार्टिंग ऑफ द वेज। एसएम इकराम कहता है कि जी कायद आज़म इतने उस पर अपसेट हुए कि जनाब ये 6 पॉइंट्स हमारे नहीं मान रहे, और एंड पे हमारे साथ ये क्या करेंगे अगर ब्रिटिश यहां से चले गए। 1929 के बाद के मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी जिंदगी में दोबारा मुस्लिम और हिंदू यूनिटी की बात नहीं की। पार्टिंग ऑफ द वेज, बड़ा लीडर है, बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे अल्फाज में किया जाता है, पार्टिंग ऑफ द वेज। बड़ा मशहूर एक जो लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने कहा था, जो है वो जब उसने यूएसएसआर के अंदर कम्युनिज्म फैलाया था, तो व्लादिमीर लेनिन ने कहा था कि द विक्ट्री इन यूएसएसआर इज आवर हाफ विक्ट्री, द विक्ट्री इन यूएसएसआर इज आवर हाफ विक्ट्री। मतलब लोगों ने कहा यार ये क्या बात हुई। तो भाई लेनिन जो है वो कहता था कि जो यूएसएसआर में हमें कम्युनिज्म फैलाया है, ये हमें पूरी दुनिया में फैलाना है। द कम्युनिज्म इन यूएसएसआर, द विक्ट्री इन यूएसएसआर इज आवर हाफ विक्ट्री। तो उसने कहा पूरी दुनिया में फैलाना। तो बड़ा लीडर छोटी अल्फाज में बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। तो ऐसे में इकराम की किताब मॉडर्न मुस्लिम इंडिया बर्थ ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखते हैं कि जनाब उसने जमशेद को कहा अपने दोस्त को जिनको छोड़ने गया कि दिस इज पार्टिंग ऑफ द वेज, दोबारा नहीं मैं बात करूंगा कभी उर्दू और सॉरी मुस्लिम्स और हिंदुओं के इकट्ठे होने की। लो जी, उसके बदले में फिर उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स कि जनाब ये 14 पॉइंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। इन 14 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स डिट्टो सेम टू सेम वही हैं जो डेली मुस्लिम प्रपोजल के अंदर 1928 के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना ने दिए थे, डिट्टो सेम वही। अब इसके अंदर से अब फर्क कहां पर आता है नेहरू रिपोर्ट के अंदर और मुस्लिम जिन्ना के 14 पॉइंट्स के अंदर। अब जरा उनको अंडरस्टैंड करते हैं। पहला पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी एंड रेजिड्यूरी पावर्स विल बी विद द सेंटर। रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं? जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हो, लॉ बना लेते हो, तो आप कुछ चीजों की लॉ मेकिंग की पावर सेंटर को दे देते हो, कुछ चीजों की लॉ मेकिंग की पावर प्रोविंसेस को दे देते हो, कुछ में आप ज्वाइंट कर देते हो, जिसको कहते हैं फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसमें फेडरल और जिसके अंदर जो आपके पास वो जो है अल्टीमेटली जो आपका सेंटर है वो इकट्ठी इसमें लेजिस्लेशन कर सकता है। फिर जो लॉज रह जाते हैं, फिर जो पॉइंट्स रह जाते हैं इन डिवीजन के बाद, उन्हें कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। तो कांग्रेस ने कहा कि रेजिड्यूरी पावर्स विद द सेंटर और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कायद आज़म ने रियलाइज कर लिया कि 65% हिंदू मौजूद है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बनेगी बनेगी यहां पर। इसका मतलब अगर ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना लेंगे, रेजिड्यूरी पावर्स भी अपने पास रख लेंगे, तो फिर तो ये जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में ऐसे लॉज बना देंगे जहां पे हमारी पॉपुलेशन को सप्रेस करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बदले में कहा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंसेस। ये मोहम्मद अली जिन्ना के पॉइंट थे। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिड्यूरी पावर्स विद प्रोविंसेस। भाईजान प्रोविंसेस को मिलेंगी रेजिड्यूरी पावर्स, प्रोविंसेस लॉ बनाएंगे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को पता था कि भाई सेंटर में तो गवर्नमेंट में हम नहीं बना सकते। ये तो सिंपल बात है। 65% वो है, 25% हम हैं, हम जितना मर्जी जीत लें, जितना मर्जी जीत लें हम, लेकिन जितनी मर्जी इलेक्शन जीत रहे हैं हम जीत नहीं सकते इनसे, क्योंकि ये 65% है, हम इससे कम नहीं जीतेंगे। तो अगर हमारे पास प्रोविंसेस में हमारे पास पावर आ जाए, यानी बंगाल के अंदर हम पावर में हैं, पंजाब के अंदर हम पावर के अंदर हैं, एनडब्ल्यूएफपी में पावर में है, सिंध बलोचिस्तान के अंदर जो है हम पावर के अंदर आ सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब इन सारे जगहों के ऊपर अपनी पावर हम बना लेंगे, इनमें हम अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जो आर्गुमेंट दिया था रेजिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंसेस, कि प्रोविंसेस को रेजिड्यूरी पावर्स मिलेंगी, सेंटर को रेजिड्यूरी पावर्स जो अल्टीमेटली नहीं मिलेंगी। क्लियर हो गया जी? दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब अगली बात, हमने पढ़ा
कि जनाब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो है वो 14 पॉइंट्स के अंदर। भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात तो नेहरू साहब भी कर रहे थे अपनी नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट कहता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मोहम्मद अली जिन्ना साहब कहते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। भाई फर्क कहां है? फर्क ये है कि नेहरू रिपोर्ट में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिलेटिव प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। क्यों रिलेटिव? क्यों? क्योंकि भाई रेजिड्यूरी पावर तो सेंटर के पास है, यानी सेंटर बताएगा कि किस प्रोविंस को कितनी ऑटोनॉमी देनी है और कौन सा प्रोविंस कितनी लेजिस्लेशन कर सकता है। राइट? फॉर एग्जांपल अगर ये मिल जाता उनको, वो कहते हैं जी पंजाब के पास ये पावर्स नहीं है, बंगाल के पास ये पावर्स नहीं है, एनडब्ल्यूएफपी के पास ये पावर्स नहीं है, हाँ असम, उड़ीसा, बिहार के पास ये पावर्स है। सेंटर में तो वो बैठे हुए हैं, रेजिड्यूरी पावर्स तो सेंटर के पास है। मोहम्मद अली ने कहा नहीं, प्रोविंशियल एब्सोल्यूट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिलेटिव नहीं, एब्सोल्यूट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रेजिड्यूरी पावर्स विद द प्रोविंसेस। कि प्रोविंसेस को कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलेगी, रिलेटिव नहीं मिलेगी, कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलेगी, अपने लॉज वो खुद बनाएंगे। ये नहीं है कि सेंटर, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने रियलाइज कर लिया। इसलिए याद करें, आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि डेमोग्राफी पता होनी चाहिए। 65% हिंदूज, 25% मुस्लिम्स। हम कभी भी नहीं जीत सकते थे उनसे इलेक्शंस के अंदर, सेंटर की गवर्नमेंट में, सेंटर की गवर्नमेंट में कभी भी नहीं जीत सकते। इसीलिए तो फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना कि नहीं भाई, रेजिड्यूरी पावर्स भी प्रोविंसेस के पास और आपके पास जो है वो एब्सोल्यूट कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और नेहरू साहब क्या कहते थे? रिलेटिव ऑटोनॉमी, रिलेटिव ऑटोनॉमी दी जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं, कंप्लीट ऑटोनॉमी, क्योंकि रेजिड्यूरी पावर सेंटर के पास नहीं होंगी, प्रोविंसेस के पास होंगी। और नेहरू साहब कहते थे नहीं, रेजिड्यूरी पावर्स आप सेंटर के पास होंगी और रिलेटिव ऑटोनॉमी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर हो गया जी? थर्ड पॉइंट पे आ जाए। नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ है 25% सीट्स फॉर मुस्लिम्स, 25% सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, 25% सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्लस नो सेपरेट सीट्स, नो सेपरेट सीट्स जो है वो इन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में मुसलमानों की कोई सेपरेट सीट्स नहीं होंगी और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 25% सीट्स होंगी। क्यों 25%? क्योंकि आपको मैंने बताया टोटल पॉपुलेशन ही मुसलमानों की 25%। कायदे में कहा नहीं, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलेगी भाईजान, 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन द सेंटर, 1/3 प्लस प्रोविंसेस में प्रोविंशियल सीट्स जो हैं वो मिलेंगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, प्रोविंशियल सीट्स ऑन पॉपुलेशन। 1/3 सेंट्रल लेजिस्लेचर में और प्रोविंशियल आपके पास जो है वो असेंबलीज के अंदर हमारे पास जो है वो आएंगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन प्रोविंसेस में 1/3 सेंटर के अंदर। नेहरू साहब कहते थे 25% सेंटर में और जो सेपरेट सीट्स प्रोविंसेस में नहीं देंगे। ठीक हो गया जी? चौथे नंबर पे आ जाओ। नेहरू रिपोर्ट कहती है नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्लस इलेक्शंस ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शंस ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि जो भी एडल्ट होगा, जो भी बालिग होगा, वो वोट डाल सकता है। 1919 के मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, आपके पास आई थी लिमिटेड फ्रेंचाइज थी कि लिमिटेड लोग वोट डाल सकते हैं, हर बंदा वोट नहीं डाल सकता। एवरीवन वाज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ था नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब एवरीवन हु इज एन एडल्ट विल वोट। ठीक हो गया जी? कायदा साहब ने कहा कि भाईजान इफ एडल्ट फ्रेंचाइज देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अगर एडल्ट फ्रेंचाइज हुई ना भाईजान, इफ एडल्ट फ्रेंचाइज देन सेपरेट इलेक्टोरेट्स। क्यों? अंडरस्टैंड कीजिए इस पॉइंट को। 1928 में कायदा साहब खुद तो कह चुके हैं मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। तो एक साल के अंदर दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में 1927 में कायदा साहब ने खुद कहा मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। तो क्यों एक साल के अंदर कायदा साहब ने अपना जो है वो बदल दिया पॉइंट? इसलिए बदला क्योंकि 1919 के जो मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे उसमें लिमिटेड फ्रेंचाइज थी कि हर बंदा वोट नहीं डाल सकता था, लिमिटेड लोगों को राइट टू वोट था। राइट? तो मुसलमानों ने कहा कि भाईजान अगर लिमिटेड लोगों को राइट टू वोट है तो भाईजान हमें फिर आप ये सीटें प्रोवाइड कर दें। वो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल आया था, उसमें ये सीटें दे दें, हमें ये दे दें, ये दे दें। नेहरू कहता ठीक है, बाद में मुकर गया। लेकिन कायदा ने कहा कि भाईजान इफ एडल्ट फ्रेंचाइज फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स।
ये कोई चक्कर नहीं है। मैंने तो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेट को किए थे लिमिटेड फ्रेंचाइज के ऊपर, आप तो अडल्ट फ्रेंचाइज ले आए हो कि हर बंदा वोट करेगा। जब हर बंदा वोट करेगा तो फिर मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। So that was the reason why मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो शिफ्टेड फ्रॉम नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स, क्योंकि आपके पास 1919 के मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात की गई थी, लेकिन यहां पे आपके पास अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। ठीक हो गया जी? पांचवें पॉइंट पे आ जाओ, पांचवें पॉइंट पे। अच्छा, मजे की बात, नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ है सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा, और कायदे ने भी लिखा है सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, तो रौला कहां है? रौला बड़ा मजे का है। नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि सिंध को हम बॉम्बे से सेपरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले कमेटी बनाएंगे, कमेटी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर ये फैसला करेगी कि क्या अगर सिंध को सेपरेट कर दिया गया तो क्या वो वाकई एज अ सूबा, एज अ प्रोविंस सस्टेन कर सकता है, क्या वो वाकई सस्टेन कर सकता है अपने आप को, राइट? तो उसकी रिपोर्ट है कि उसकी बेसिस पे हम सिंध को सेपरेट कर देंगे। क्या बात है, मतलब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रेजिड्यूरी पावर विद द सेंटर, सेंटर में से आप गवर्नमेंट बनाकर एक कमेटी बनाओगे और कमेटी जाके सिंध में इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो कहेगी कि सर सिंध जो है ना वो सस्टेन नहीं कर सकता, और आप कहोगे जिना साहब हमने तो कमेटी बनाई थी, हमने तो उनसे कहा था, कमेटी कहती है जनाब वो सस्टेन नहीं कर सकते इसलिए हम सिंध को सेपरेट नहीं कर सकते। जनाब कहते हैं नहीं, इमीडिएट सेपरेशन ऑफ जो है वो बॉम्बे एंड फ्रॉम सिंध, सिंध शुड बी इमीडिएटली सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। ये कोई कमेटी शमेटी ना खेलो मेरे साथ, ये कोई कमेटी शमेटी वाला काम ही कोई नहीं, मैं कमेटी को मानता ही नहीं। इमीडिएटली करो आप दोनों को सेपरेट। वहां पे भी सिंध सेपरेट फ्रॉम बॉम्बे ऑन द बेसिस ऑफ कमेटी। इन्होंने कहा नहीं जी इमीडिएट हो। मुझे तुम 10 साल के बाद कहो कि भाईजान हमने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने फैसला करके आया कि भाईजान उनसे सस्टेन नहीं हो सकता। ठीक है जी, आपने रेजिड्यूरी पावर अपने पास रखी हुई है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप रख रहे हो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो कमेटी भी तो आप ही बनाओगे ना, अपनी कमेटी बना के अपने हिसाब से रिपोर्ट बना लोगे कि जनाब नहीं वो लहदा नहीं हो सकता तो मैं क्या कर लूंगा, मैंगो। ठीक है जनाब, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा नहीं इमीडिएट सेपरेशन फ्रॉम बॉम्बे। आगे बात, छठा पॉइंट पे आ जाओ। लो जी, छठे पॉइंट में नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में जो है वो होंगे रिफॉर्म्स विल बी टेकन प्लेस इन एनडब्ल्यूएफपी एंड बलूचिस्तान। अच्छा, पहले बलूचिस्तान का नाम नहीं लिखा हुआ था उन्होंने बाद में ऐड किया, उन्होंने कहा जी टाइपिंग एरर हो गया है, तो वैसे ये भी हिस्टोरिकल बात है, तो उन्होंने कहा बलूचिस्तान के अंदर भी रिफॉर्म्स होंगे। ठीक है जी। अच्छा, और नहीं भी लिखा हुआ है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान में, तो फिर फर्क कहां है? फर्क क्या है कि नेहरू रिपोर्ट कहती है कि सबसे पहले बेसिक रिफॉर्म्स होंगे आपके पास एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान में। बेसिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि जनाब पहले हम वो ये तालीम और इस तरह की चीजों को, हेल्थ वगैरह को देखेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बाद में होंगे। काजिम का अच्छा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बाद में? 50 साल के बाद तुम लोग जनाब कहो, हम कहें कि भाईजान एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में इलेक्शन करवा दो, तो तुम कहें कि सर अभी तो बेसिक रिफॉर्म्स ही पूरे नहीं हुए तो हम इलेक्शंस कहां से करवा दें? काजिम का नहीं, एनडब्ल्यूएफपी और बलूचिस्तान में जो रिफॉर्म्स होंगे ऑन इक्वल फुटिंग्स एज कंपेयर टू दी अदर प्रोविंसेस। जैसे अदर प्रोविंसेस के अंदर होंगे रिफॉर्म्स, उतने ही रिफॉर्म्स होंगे जनाब एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान के अंदर। ये कोई बेसिक रिफॉर्म्स वाला चक्कर नहीं, इक्वल रिफॉर्म्स। बाकियों में बेसिक चल रहे हैं, एनडब्ल्यूएफपी में बेसिक होंगे। बाकियों में पॉलिटिकल हो रहा है, एनडब्ल्यूएफपी में पॉलिटिकल हो रहा है, राइट? आपके पास रिफॉर्म्स होंगे ऑन द इक्वल फुटिंग्स एज कंपेयर टू द अदर प्रोविंसेस, राइट? तो एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान में भी रिफॉर्म्स होंगे, एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान रिफॉर्म्स ऑन इक्वल फुटिंग्स एज ऑन अदर जो है आपके पास प्रोविंसेस। तो जी ये कायद मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स आ गए। नेहरू रिपोर्ट ने जनाब प्रेजेंट कर दिया ब्रिटिश को, ब्रिटिश ने नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। लो जी, ब्रिटिश नेहरू रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। गांधी साहब ने गुस्से के अंदर आके आजादी का नारा लगा दिया। आजादी का नारा लगाया जनाब इंडिया ने 26 जनवरी 1930 को। आज भी इंडिया 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाता है, क्योंकि उस दिन पहली दफा गांधी साहब ने नारा लगाया कि हमें जनाब आजाद कर दें। अगर आप हमारी नेहरू रिपोर्ट नहीं मान सकते, अगर आप हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तो आप हमें आजाद कर दें, राइट? तो रिपब्लिक डे मनाया गया सारे का सारा जो है 26 जनवरी 1930 को। तो इंडिया ने आजादी का नारा लगा दिया जनाब, कांग्रेस ने आजादी का नारा लगा दिया 26 जनवरी को, और उसके बदले में फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और फिर बाद में आगे चीजें चल रही। तो ये हमारे पास जनाब सवाल था क्रिटिकल कंपैरिजन का, बेसिकली ओवरऑल थोड़ी सी हिस्ट्री आपके पास, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आने की वजह, नेहरू रिपोर्ट आने की वजह के बाद फिर आपके पास विदिन क्या हुआ,
विद इन के अंदर फिर हमने 6 पॉइंट्स ऐसे थे जिनको हमने कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं छेड़ा। फॉर एग्जाम्पल कई कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए इंडिया को, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी बाय कैमरा लेजिस्लेचर होना चाहिए, नेहरू रिपोर्ट में कहा, मोहम्मद अली ने कहा ठीक है बाय कैमरा लेजिस्लेचर करो। उन्होंने कहा जी इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मोहम्मद अली ने कहा ठीक है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना ने डिसएग्री नहीं किए नेहरू साहब के साथ, लेकिन नेहरू साहब के साथ जिन 6 पॉइंट्स पे मुस्लिम लीग का काउंटर था वो ये 6 पॉइंट्स जिनके ऊपर मुस्लिम लीग का काउंटर था बेसिकली। क्लियर हो गया जी? ये समझ आ गई? कोई आइडिया हुआ थोड़ा सा? एनीवन? चलो बेहतर है। ये हमारे पास जो है वो पॉइंट था। आगा फरहान कह रहे हैं जी क्या जी कौन सा वाला? रिफॉर्म्स वाला। रिफॉर्म्स एनडब्ल्यूएफपी बलूचिस्तान में नेहरू साहब ने कहा था कि आपके पास सबसे पहले बेसिक रिफॉर्म्स होंगे एनडब्ल्यू बलूचिस्तान, बेसिक रिफॉर्म्स हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इस पे। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बाद में होंगे, बेसिक रिफॉर्म्स पहले होंगे। जिन्ना साहब ने कहा नहीं, बेसिक रिफॉर्म्स के साथ साथ सब रिफॉर्म्स इकट्ठे होंगे। जैसे बाकी सूबों में रिफॉर्म्स होंगे इसी तरह सिंध और एनडब्ल्यूएफपी में भी होंगे। अगर बाकियों में बेसिक चल रहे हैं इधर भी बेसिक होंगे, बाकियों में पॉलिटिकल चल रहा है इधर भी पॉलिटिकल होंगे, इक्वल फुटिंग्स पर रिफॉर्म्स होंगे। ठीक है जी? ये क्वेश्चन है एक आमना का क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन जो है जी नयाब। हाँ जी आपका क्वेश्चन आप क्लास से आप जा सकते हैं, बिल्कुल जी ठीक है। ठीक है जी जो है इसके अलावा क्या जी सवाल कोई है? जी आमना का सवाल है कोई लिखा हुआ उन्होंने कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? जी उनको अनम्यूट कीजिए। एक मोहम्मद अहमद का क्वेश्चन भी है ऊपर, उनको भी अनम्यूट कीजिए। पहले आमना को फिर मोहम्मद अहमद को। फटाफट करो यार, टाइम हो गया, स्टूडेंट्स ने जाना है अपनी क्लास के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी सर टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, वैसे ही था। जी क्या आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज है तो आप पाकिस्तान पॉलिटिक्स में क्यों नहीं है? पॉलिटिक्स के अंदर? आपको किसी चीज का किसी मेंबर होना चाहिए। मैडम पैसे लगते हैं, पॉलिटिक्स लड़ना को आसान है, इसमें इलेक्शन लड़ना को आसान है, पैसे लगते हैं। इतने पैसे नहीं हमारे पास कि हम पॉलिटिक्स लड़ें इसके ऊपर। वो कभी फ्यूचर के अंदर होगा तो कभी देखेंगे, अभी तो कोई चक्कर ही नहीं है पॉलिटिक्स वाला। बहुत पैसे लगते हैं, होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह खड़ा होऊंगा तो आपसे मैं वोट मांगूंगा इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह चल देंगे। स्टूडेंट्स तो सारे आपके साथ। थैंक यू। अहमद को जरा अनम्यूट करें, मोहम्मद अहमद को, फिर क्वेश्चन आगे चलते हैं। बस खत्म हो गया क्योंकि टाइम बड़ा हो गया। थैंक यू अहमद, मोहम्मद अहमद, ये सबसे नीचे ये जी। सर मैंने ये पूछना था, आपने 6 पॉइंट आपस में जो कंपैरिजन किया है सर, उसमें नेहरू रिपोर्ट में एक पॉइंट था कि लैंग्वेज की बेस पे नए प्रोविंसेस बनेंगे, जबकि कायदे-ए-आज़म ने ये कहा था कि जो भी फ्यूचर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस बेस पे नहीं होगी कि एनडब्ल्यूएफपी बंगाल और पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी इफेक्ट हो किसी भी तरह। और दूसरा इन्होंने ये कहा था कि कोई भी आप फ्यूचर लेजिस्लेशन जो लाएंगे, अगर उसमें स्टैंडिंग लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 3/4 मेंबर उस कम्युनिटी के ये कह देते हैं कि हमने ये नहीं करना, तो फिर वो पास नहीं होगा। तो फिर सर वो भी ये जो पॉइंट है अहमद, ये जो पॉइंट आप बता रहे हो ना 3/4 वाला, जिसको आपको मैंने बताया ना, अर्ज किया कि ये दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में भी आया था, और दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के 5 जो पॉइंट्स है वो डिटो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स में ऐड हुए हैं। लेकिन वो 3/4 वाला जो काउंटर आर्गुमेंट कोई नजर नहीं ना आता हमें। मैं असल में उन पॉइंट्स को काउंटर कर रहा हूं जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे के, राइट? बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के। बाकी जो पॉइंट 3/4 वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में भी आया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो 14 पॉइंट्स में भी ऐड किया इसके ऊपर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसका काउंटर आपके पास नेहरू रिपोर्ट में नहीं आता, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं आया। ठीक है सर। वो आप 14 पॉइंट्स में बताया आपको कि बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने डिसएग्री नहीं किया, बाय कैमरा लेजिस्लेचर पर नहीं किया, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर नहीं किया, राइट? डोमिनियन स्टेटस के ऊपर नहीं किया। नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ था उसके ऊपर, ने डिसएग्री नहीं किया उसके ऊपर। तो ये वो पॉइंट्स 6 आपको मैंने बताए जो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं एक दूसरे के, बिल्कुल काउंटर। सर इन्हीं में एक पॉइंट आपने ये लिखवाया कि जो उन्होंने कहा था कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन होगी, कायदे-ए-आज़म ने कहा कि हर असेंबली में हमारी, इसके साथ साथ उन्होंने भी ये भी कहा था कि नहीं 1/3 रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में होगी और प्रोविंसेस के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगी। जी सर, इसी पॉइंट में एक कायदे-ए-आज़म ने साथ ये भी कहा था कि हमें हर कैबिनेट में भी 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कैबिनेट तो उसके, क्योंकि कैबिनेट का मसला ये है कि वहां पर कैबिनेट की मिनिस्ट्रीज के ऊपर नेहरू रिपोर्ट ने कैबिनेट के ऊपर बात नहीं की।
जी सर, वो भी लिख सकते हैं इसमें साथ? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सवाल है नेहरू रिपोर्ट इन द क्रिटिकल कंपैरिजन विद 14 पॉइंट्स, कि हमने उन पॉइंट्स को बात करनी है जो काउंटर हैं एक दूसरे के, जो काउंटर हो रहे हैं एक दूसरे को। जो लहदा पॉइंट्स है वो तो लहदा है यार, 6 पॉइंट्स हमने लिख लिए ना, उसमें और भी तो पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया जी, चलें इंशाल्लाह जो है वो ये हमारे पास पॉइंट था एग्जिस्ट करता। वैसे हमारे पास ऑन रिकॉर्ड ये हमारी लास्ट क्लास थी, इस हमारा जो बैच है आपस का, इसकी हमारी लास्ट क्लास थी, और इसके अलावा हमारे पास कोई और क्लास हमारी वैसे जो है आपस में जो है वो नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर जो है वो फॉर एग्जांपल आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग द पेपर चेकिंग या कुछ चीजें आपने जो है वो करनी हो, तो वो आप जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। दिस वाज बेसिकली आर इंटायरली लास्ट क्लास ऑफ माय बेसिकली पार्ट, जो कि हमने जो है वो अंडरस्टैंड करना था सारे के सारी चीजें। ठीक है जी। और जी, व्हेन डज इंटरनेशनल लॉ जो है ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन बताएगी वो कब शुरू हो रहा है। ऑप्शनल इंटरनेशनल लॉ जो है वो चलेगा, मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाऊंगा तो वो एडमिनिस्ट्रेशन आपको बता सकती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जो लोग मेहनत कर रहे हैं अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।